वैश्विक परिवर्तन की एक ऐसी लहर आई जिसमें हर कोई उसी जानवर में बदलने लगा जिसे उसने आखिरी बार खाया था। किसी ने एक कटोरी बीफ खाए तो वह असीम युद्ध क्षमता वाले प्राचीन ब्लैक ड्रैगन काले ड्रैगन में बदल गया। किसी ने फ्राइड चिकन लेग खाया तो वह आग से पुनर्जन्म वाले अमर फिनिक्स पक्षी के रूप में रूपांतरित हो गया। जबकि अपने पिछले जन्म में मैंने यूं ही लापरवाही में हुआंग मैन चिकन राइस, एक प्रकार का चिकन चावल, खा लिया था, जिससे मुझमें बिना किसी युद्ध क्षमता के सिर्फ गाने, नाचने और रैप करने की कला ही जागृत हो पाई। खूंखार जानवरों से भरे और ताकतवरों द्वारा कमजोरों को खा जाने वाले इस प्रलयकारी संसार में मैं ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया और बेहद दर्दनाक मौत का शिकार हुआ। अब मैं इस तबाही की पूर्व संध्या पर दोबारा जीवित पुनर्जन्म होकर वापस आ गया हूँ और मुझे इस सर्वनाश के पीछे की सारी सच्चाई पहले से ही पता है। मैं हर एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा हूँ और बेहद सटीक योजना बना रहा हूँ। मैंने कसम खाई है कि मैं इस परिवर्तित दुनिया के सर्वोच्च सिंहासन पर बैठ कर रहूंगा। सबसे पहले मैंने जिस लक्ष्य को चुना वह है उल्लू। इसके पास जन्मजात रूप से बेहतरीन नाइट विजन, रात में देखने की क्षमता और सुनने की तीव्र क्षमता होती है, जो दुनिया के अधिकांश जीवों से कहीं बेहतर है। अगर मुझे उल्लू की यह क्षमता मिल जाए तो मैं रात के खतरों से पूरी तरह बेफिक्र हो जाऊंगा और इस जानलेवा काली रात के साम्राज्य में एक ऐसा अजेय योद्धा बन जाऊंगा जिसे कोई हिला भी न सके। दूसरा सबसे जरूरी विकल्प है अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल। इसके शरीर से 800 वोल्ट से भी ज्यादा का हाई वोल्टेज करंट निकल सकता है। पिछले जन्म में मैंने देखा था कि कैसे इस ईल की शक्ति पाने वाले एक योद्धा ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी थी और किसी में भी उससे टकराने की हिम्मत नहीं थी। मन पक्का करने के बाद मैंने तुरंत इंटरनेट पर बेहद मजबूत और असाधारण शारीरिक क्षमता वाले जीवों की तलाश शुरू कर दी। तभी एक छोटी सी दिखने वाली ओनन चींटी मॉस ने मेरा ध्यान खींचा। एक सामान्य चींटी अपने वजन से 400 गुना भारी वजन उठा सकती है और इस बुलेट एंट तो चींटी प्रजाति की सबसे खूंखार और शीर्ष शिकारी है, जिसका नाम दुनिया के टॉप 10 सबसे जहरीले जीवों की सूची में आता है। उल्लू मुझे रात में देखने और सुनने की बेहतरीन समझ देगा। अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल मुझे हाई वोल्टेज बिजली को नियंत्रित करने की शक्तिशाली क्षमता देगी और बुलेट एंट से मुझे चींटियों जैसी अकल्पनीय ताकत, मजबूत जबड़ा और जानलेवा डंक का जहर मिलेगा। अब मेरे पास युद्ध क्षमता, संवेदनशीलता और जहरीला वार सब कुछ था, लेकिन अभी भी मेरे पास सबसे मुख्य चीज यानी रक्षात्मक डिफेंस क्षमता की कमी थी। इस क्रूर दुनिया में अगर आपकी रक्षात्मक क्षमता कमजोर है तो आपकी मारक क्षमता चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, देर सबेर आप दूसरे शिकारियों या म्यूटेंट परिवर्तित खूंखार जानवरों का निवाला बन ही जाएंगे। क्योंकि मुझे यह नया जीवन मिला है, इसलिए मैं खुद को एक ऐसा 6 डायमेंशनल हर तरफ से परफेक्ट योद्धा बनाना चाहता हूं जिसकी कोई कमजोरी न हो। जब रक्षा की बात आई तो मैं सोचने लगा कि कछुआ बेहतर रहेगा या मगरमच्छ छपाइया। पिछले जन्म में मैंने अपनी आंखों से देखा था कि तबाही से ठीक पहले जिसने मगरमच्छ का मांस खाया था, परिवर्तन के बाद उसका पूरा शरीर मगरमच्छ के सख्त स्केल्स शल्कों से ढक गया था। उसकी शारीरिक ताकत, जबड़े की पकड़ और शारीरिक सुरक्षा इतनी मजबूत थी कि देखने वाले दंग रह गए थे। वहीं कुछ नेटिजन्स, इंटरनेट यूजर्स ने कमेंट बॉक्स में आर्मडिलो पॉज की सिफारिश की थी। उनका कहना था कि इसका बाहरी आवरण किसी प्राकृतिक कवच की तरह मजबूत होता है, जो सामान्य गोलियों को भी आसानी से बाउंस मोड़ कर सकता है। लेकिन आर्मडिलो एक राष्ट्रीय लुप्तप्राय एंडेंजर्ड संरक्षित जीव है जिसे कानूनी रूप से पाना नामुमकिन था, इसलिए मैंने इस विकल्प को छोड़ दिया। सोच विचार के बीच अचानक मुझे वाटर बियर टार्डिग्रेड का ख्याल आया, जिसकी जीवन शक्ति अविश्वसनीय रूप से अमर मानी जाती है। अगर मैं तबाही आने से पहले पर्याप्त मात्रा में वाटर बियर खा लूं तो मुझे इसकी अमरता का गुण मिल जाएगा। इस जीव के बारे में कहा जाता है कि जब तक सूरज नष्ट नहीं होगा यह तब तक जीवित रह सकता है। यह अत्यधिक उच्च तापमान, अत्यधिक कम तापमान और भारी दबाव जैसी चरम स्थितियों को भी झेल सकता है। यहाँ तक कि इसे अंतरिक्ष में फेंक दिया जाए या परमाणु विकिरण न्यूक्लियर रेडिएशन के बीच रख दिया जाए, तब भी जब तक यह परमाणु विस्फोट के ठीक केंद्र में न हो इसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। सबसे अच्छी बात यह है कि वाटर बियर पूरी दुनिया में हर जगह मौजूद है। गीली मिट्टी और काई की परतों में यह आसानी से मिल जाते हैं। यह सबसे आसानी से मिलने वाला मेरा ब्रह्मास्त्र था। लेकिन अब एक बड़ी समस्या सामने आई, जो वाटर बियर अंतरिक्ष में भी नहीं मर सकता, उसे खाने योग्य बनाने के लिए कैसे मारा जाए। मैंने तुरंत इंटरनेट पर वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारियां खंगालनी शुरू कर दी और आखिरकार मुझे इसकी कमजोरी का पता चल गया। वाटर बियर का शरीर पारदर्शी होता है। जब स्थितियां बहुत खराब होती हैं तो यह खुद को डिहाइड्रेट, सूखा कर लेता है और एक छोटे ड्रम की तरह सिकुड़ जाता है। वैज्ञानिकों ने इसे 150 डिग्री के उच्च तापमान और 200 डिग्री के कम तापमान में भी रखकर देखा था, लेकिन सामान्य तापमान में आते ही यह फिर से जीवित हो गया। यहाँ तक कि परमाणु बम के स्तर का रेडिएशन और मारियाना ट्रेंच से 6 गुना ज्यादा पानी का दबाव भी इसे नहीं मार सका। लेकिन इसकी एक कमजोरी है, अल्ट्रावायलेट यूवी स्टेरलाइजेशन लाइट। अगर इस पर 15 मिनट तक यूवी लाइट डाली जाए तो यह पूरी तरह मर जाता है और 24 घंटों के भीतर इसकी बची हुई सक्रियता भी खत्म हो जाती है। इसके अलावा तेज भाप और सीधी आग की लपटें भी इसे नष्ट कर सकती हैं। सारी मुख्य जानकारियां हासिल करने के बाद मैंने बिना एक पल गंवाए काम शुरू कर दिया। प्रलय आने में अब सिर्फ 3 दिन बचे थे। मुझे जल्द से जल्द अपने खास भोजन की व्यवस्था करनी थी। मैंने सबसे पहले ऑनलाइन एक माइक्रोस्कोप, मशीन और यूवी स्टेरलाइजेशन लाइट का ऑर्डर दिया। यूवी लाइट से वाटर बियर को मारना सबसे सुरक्षित था, क्योंकि इससे उस बेहद सूक्ष्म जीव के खोने का डर नहीं रहता। मैं जिस छोटे से कस्बे में रहता हूँ उसके बाहरी हिस्से में खेत और पहाड़ी जंगल है, जहाँ हर तरफ काई मॉस उगी हुई है। वाटर बियर के मिलने का यह सबसे मुफीद ठिकाना था। मैं तुरंत पहाड़ों की तरफ निकल गया और काई तथा लाइकेन को भारी मात्रा में इकट्ठा कर लिया, ताकि घर जाकर उनमें से वाटर बियर अलग कर सकूं। तभी रास्ते में मुझे घास के बीच से रेंगता हुआ एक लगभग 10-15 सेंटीमीटर लंबा सैलमेंडर न्यूट दिखाई दिया। मुझे अचानक याद आया कि इस जीव के पास गजब की रीजेनरेशन, पुनर्जनन क्षमता होती है। यह अपने कटे हुए अंगों को दोबारा उगा सकता है। मैंने तुरंत इंटरनेट पर नेटिजन्स से इसकी पुष्टि की और जब मुझे पक्का जवाब मिल गया कि सैलमेंडर असीमित बार अपने अंगों को दोबारा उगा सकता है और इसकी जीवन
जीवन शक्ति बेहद कमाल की होती है तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वाटर बियर की अमृता और सैलमेंडर की अंगों को दोबारा उगाने की क्षमता, अगर ये दोनों अद्भुत शक्तियां एक साथ मिल गईं, तो इस सर्वनाश की दुनिया में मुझे हरा पाना नामुमकिन होगा। मैंने सैलमेंडर को लाकर घर में सुरक्षित रख दिया। इसके बाद मैं अपनी मोटरसाइकिल उठाकर शहर के बाजार की तरफ भागा। वहां से मैंने यूवी स्टेरिलाइजेशन लाइट खरीदी और साथ ही कुछ बेहद लचीले हाई इलास्टिक कपड़े भी लिए, ताकि भविष्य में जब मेरा शरीर परिवर्तन के कारण अचानक विशाल रूप ले तो कपड़े फट न जाए। इसी के साथ मैंने सोशल मीडिया पर कई जानवरों और कीड़ों का पालन करने वाले ब्लॉगर्स को मैसेज भेजे, ताकि मैं उनसे उल्लू, अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल और बुलेट एंट जैसे मुख्य जीवों को भारी कीमत देकर खरीद सकूं। इन सब कामों को निपटाते निपटाते शाम हो चुकी थी। मैंने बाहर ही थोड़ा बहुत खाना खाया और फिर स्कूल से माइक्रोस्कोप, बीकर और ड्रॉपर जैसे सभी जरूरी उपकरण उधार ले आया, ताकि घर जाकर आसानी से काई में से वाटर बियर को अलग और इकट्ठा कर सकूं। कीड़े। इंटरनेट पर दिए गए ट्यूटोरियल के अनुसार मैंने काई मॉस को 24 घंटे के लिए पानी में भिगोकर छोड़ दिया, फिर उसका पानी निचोड़कर एक स्लाइड पर डाला और माइक्रोस्कोप से देखने लगा। शायद पुनर्जन्म की वजह से मेरी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि पहली ही बार में मुझे 0.1 मिलीमीटर आकार का एक वाटर बियर टार्डिग्रेड मिल गया। यह कीड़ा इतना छोटा होता है कि इसे नग्न आंखों से देखना नामुमकिन है, और ऐसे सैकड़ों कीड़े इकट्ठा करने के लिए बहुत सारा समय और मेहनत चाहिए थी। आधे दिन की कड़ी मशक्कत के बाद मुझे सिर्फ 12 वाटर बियर मिले। मुझे लगा कि शायद काई को पर्याप्त समय तक नहीं भिगोया गया था, इसलिए ज्यादातर वाटर बियर अभी तक काई से अलग नहीं हो पाए थे। खैर, जब तक तरीका काम कर रहा था तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे लिए अपना सारा समय सिर्फ वाटर बियर इकट्ठा करने में बर्बाद करना ठीक नहीं था। इसी बीच मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। कीड़ों के पालन पोषण का काम करने वाले और चींटियों के वीडियो से लाखों फॉलोअर्स बनाने वाले ब्लॉगर जो जिमिंग ने मेरे मैसेज का जवाब दिया था। अगली सुबह मैंने सबसे पहले पाले हुए सैलमेंडर को देखा। वह अभी भी पूरी तरह जीवित और फुर्तीला था, इसलिए उसे अभी मारकर फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद मैं तय समय पर जो जिमिंग के पर्सनल ब्रीडिंग बेस पालन केंद्र पहुंच गया। बेस के कांच के टैंक तरह तरह के दुर्लभ कीड़ों से भरे पड़े थे और एक कोने में वही बुलेट एंट्स रखी थी जिनकी मुझे सख्त जरूरत थी। जो जिमिंग इन बुलेट एंट्स को बहुत संभाल कर रखता था, यहाँ तक कि मरने के बाद भी वह उन्हें स्पेसिमेन, कीट नमूना बनाकर सुरक्षित रखता था। मैंने सीधे उससे 50 जिंदा बुलेट एंट्स और साथ में कुछ मरी हुई चींटियां भी मांगी और बिना कोई बहस किए तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दिए। जो जिमिंग मन ही मन पछता रहा था कि उसने बहुत कम कीमत मांग ली थी, और साथ ही वह इस बात से भी हैरान था कि मुझे मरे हुए कीड़े क्यों चाहिए। तभी बेस में घूमते हुए लोहे के टुकड़ों जैसे दिखने वाले 2 भृंगों बीटल्स ने मेरा ध्यान खींचा। जो जिमिंग ने बताया कि यह आयरन क्लैड बीटल है, जिसे प्रकृति का सबसे कठोर आवरण कवच वाला कीड़ा कहा जाता है। यह अपने वजन से लगभग 40,000 गुना अधिक दबाव झेल सकता है। अगर इसे इंसानी आकार में बदल दिया जाए तो इसकी शारीरिक सुरक्षा प्रकृति में सबसे मजबूत कवच साबित होगी। यह सुनते ही मेरा दिल खुशी से झूम उठा। ये तो वही आयरन क्लैड बीस्ट, बख्तरबंद राक्षस का असली रूप था, जिसने पिछले जन्म में तबाही के समय सबको तहस नहस कर दिया था। मैंने तुरंत आयरन क्लैड बीटल को अपनी जरूरी लिस्ट में शामिल कर लिया। जो जिमिंग ने भांप लिया कि मैं इसे हर हाल में खरीदना चाहता हूँ, इसलिए उसने तुरंत दाम बढ़ा दिए। ये दुर्लभ प्रजातियां बहुत महंगी होती हैं, जिनकी कीमत हजारों लाखों में होती है। थोड़ी सौदेबाजी के बाद मैंने आखिरकार 20,000 युआन में 2 आयरन क्लैड बीटल खरीद लिए। अब मेरी बची हुई जमा पूंजी सिर्फ 10,000 से कुछ ज्यादा रह गई थी, और मुझे अभी अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल और उल्लू भी खरीदना था। मैंने लगे हाथ जो जिमिंग से अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल खरीदने के जरिए के बारे में पूछा। किस्मत से वह एक ऐसे शख्स को जानता था जिसे दुर्लभ जलीय जीव पालने का शौक था, जिसने कुछ समय पहले ही एक अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल खरीदी थी, लेकिन वह उसे ठीक से पाल नहीं पा रहा था। अब वह ईल बहुत कमजोर हो चुकी थी और ज्यादा दिन नहीं जीने वाली थी। जब उस विक्रेता को पता चला कि कोई इसे ऊंचे दामों पर खरीदने को तैयार है, तो उसने सीधे 5,000 युआन मांगे। लेकिन जो जिमिंग ने अपना मुनाफा कमाने के लिए कीमत दोगुनी कर दी और मुझसे 10,000 युआन मांगे। समय तेजी से बीत रहा था, इसलिए मैंने उससे मोलभाव करने में वक्त बर्बाद नहीं किया और तुरंत डील पक्की कर दी। जो जिमिंग मन ही मन मेरा मजाक उड़ा रहा था कि मैं कितना बेवकूफ हूँ जिसके पास जरूरत से ज्यादा पैसा है, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि प्रलय आने के बाद सारा पैसा सिर्फ रद्दी कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। हम जल्दी ही बेचने वाले के घर पहुंचे और टैंक में मौजूद असली ब्रीड की अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल को देखकर मैंने तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दिए। विक्रेता ने भलाई के नाते मुझे सलाह दी कि मैं इसे जल्द से जल्द पानी में डालकर इसका ख्याल रखूं, लेकिन मैंने सीधे कह दिया कि मैंने सुना है इस ईल का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है, इसलिए मैं इसे पकाकर खाने वाला हूँ। यह सुनकर वे दोनों सन्न रह गए और मन ही मन पछताने लगे कि उन्होंने इतनी कम कीमत क्यों लगाई। चूंकि मैं प्रांतीय राजधानी शहर में ही था, इसलिए मैंने रास्ते में पेट मार्केट, पालतू जानवरों के बाजार जाकर एक कृत्रिम रूप से पाला गया कैप्टिव ब्रेड उल्लू खरीद लिया। जंगली उल्लू एक राष्ट्रीय संरक्षित जीव है जिसका व्यापार प्रतिबंधित है, लेकिन कृत्रिम रूप से पाले गए उल्लू में भी रात में देखने और सुनने की वही बेहतरीन क्षमता होती है जो मेरी जरूरतों के लिए काफी थी। मैंने 3,000 युआन में सबसे अच्छी नस्ल का उल्लू खरीद लिया। इस तरह मेरे परिवर्तन रूपांतरण के लिए जरूरी सभी मुख्य जीव इकट्ठा हो चुके थे। जब मैं घर लौटा तो खरीदी हुई अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल पूरी तरह मर चुकी थी। मुझे कोई पछतावा नहीं हुआ। मैंने तुरंत उसे साफ किया और फ्रिज में फ्रीज कर दिया ताकि तबाही की पूर्व संध्या पर उसे पकाकर खा सकूं। इस पल मैं परिवर्तन के सबसे गहरे नियमों को पूरी तरह समझ चुका था। दुनिया को लगता था कि तबाही के दिन शरीर के अंदर जो बिना पचा हुआ मांस रह जाता है वह सर्वनाश की ऊर्जा से प्रभावित होकर इंसान को उस जानवर की शक्तियां दे देता है, लेकिन यह सिर्फ एक सतही भ्रम था। असली सच्चाई को आज तक कोई गहराई से नहीं समझ पाया था।
सच्चाई को आज तक कोई गहराई से नहीं समझ पाया था। इसके बाद मैंने कुछ समय के लिए वाटर बियर इकट्ठा करने का काम रोक दिया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि तबाही के दिन मेरे पेट में किसी अन्य मांस का कोई अंश न रहे, मैंने लगातार 2 दिनों तक केवल शाकाहारी भोजन खाकर अपना पेट साफ किया। इस समय मेरे पास केवल 6000 युआन बचे थे, जिन्हें मैंने कस्बे की एक लोहार की दुकान से हथियार खरीदने में खर्च कर दिया। साधारण चाकू और तलवारें सर्वनाश के बाद होने वाली भीषण लड़ाइयों को नहीं झेल सकती थी। मेरी आने वाली अकल्पनीय ताकत और बिजली की शक्तियों के लिए एक भारी कुल्हाड़ी या हथौड़ा ही शुरुआती दौर का सबसे बेहतरीन विकल्प था। मैंने कस्बे की सभी कृषि उपकरणों की दुकानें छान मारी और आखिरकार मुझे 8 किलोग्राम वजनी दीवार तोड़ने वाला एक बड़ा हथौड़ा मिला, जो शुरुआती दौर के म्यूटेंट जानवरों और अराजकता से निपटने के लिए काफी था। इसके बाद मैंने मगरमच्छ का मांस, हाई कैलोरी चॉकलेट और एक मैकेनिकल चाबी वाली जेब घड़ी खरीदी। सर्वनाश के बाद बिजली पूरी तरह गुल हो जाने वाली थी, जिससे दिन और रात का फर्क करना मुश्किल हो जाता। ऐसे में केवल एक मैकेनिकल घड़ी ही सटीक समय बता सकती थी। घर वापस आकर मैंने पहले से मारे गए वाटर बियर को एयर टाइट पैक करके सुरक्षित रख लिया। सामान्य चींटियों को भूनकर और पीसकर मैंने एंट चॉकलेट बीन्स बना ली, ताकि उन्हें खाना आसान हो जाए। इसके अलावा मैंने 5 बिल्ली, 2.5 किलो मगरमच्छ के मांस के कोफ्ते बनाए और उन्हें अपने पुराने स्कूल के क्लास टीचर को तोहफे में दे दिया, जिन्होंने पिछले जन्म में मेरी बहुत मदद की थी। मैंने खरीदे गए सभी सामानों की एक आखिरी बार गिनती की। कृत्रिम उल्लू, मरी हुई अमेरिकन ईल, 50 जिंदा बुलेट एंट्स और कुछ मृत चींटियां, 2 आयरन क्लाड बीटल, जीवित सैलमेंडर, एयर टाइट पैक किए गए वाटर बियर और साफ किया हुआ मगरमच्छ का मांस, सब कुछ अपनी जगह पर था। फ्रिज और स्टोर रूम में सजे हुए इन अजेय हथियारों और विकल्पों को देखकर मेरा दिल चट्टान की तरह अडिग हो गया। पिछले जन्म में मैं एक साधारण और लाचार इंसान था, जिसे कोई भी कुचल सकता था, लेकिन इस जन्म में मेरे पास दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली जीवों की क्षमताएं हैं और मेरा इस सर्वनाश की दुनिया में राज्य करना तय है। मैंने अपने खोजे हुए नियमों के अनुसार एक एक करके चीजों को खाना शुरू किया। सबसे पहले मैंने विशेष रूप से तैयार की गई बुलेट एंड चॉकलेट बीन्स निकली। जैसे ही वह गर्म मिश्रण मेरे पेट में गया, एक तेज तपिश मेरी रगों और पूरे शरीर में फैल गई। हजारों किलो वजन उठाने की अकल्पनीय ताकत और जानलेवा जहरीले डंक की मूल शक्ति चुपचाप मेरे शरीर में समाने लगी। इसके तुरंत बाद मैंने साफ किए हुए आयरन क्लाड बीटल के शरीर को निगल लिया। उसका बाहरी कवच बहुत सख्त और सूखा था, उसे चबाना और निगलना बेहद मुश्किल था। मैंने और जानलेवा जहरीले डंक की मूल शक्ति चुपचाप मेरे शरीर में समाने लगी। इसके तुरंत बाद मैंने साफ किए हुए आयरन क्लाड बीटल के शरीर को निगल लिया। उसका बाहरी कवच बहुत सख्त और सूखा था, उसे चबाना और निगलना बेहद मुश्किल था। मैंने उल्टी आने जैसी अजीब सी बेचैनी को जबरदस्ती रोका और दांत भींचकर उस पूरे हिस्से को पेट के अंदर उतार लिया। उसी पल मेरे पूरे शरीर की त्वचा और मांसपेशियां अचानक कस गईं और मेरे शरीर के ऊपर एक अदृश्य भारी कवच सा छा गया। अत्यधिक भारी दबाव का मुकाबला करने वाली भौतिक सुरक्षा, फिजिकल डिफेंस की मूल शक्ति ने धीरे धीरे मेरे शरीर में अपनी जड़ें जमा ली। इसके बाद मैंने मगरमच्छ के सख्त मांस के कोफ्ते खाए, जिससे एक क्रूर और बेलगाम जंगली जानवर की ताकत मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। मेरा सुरक्षा कवच पत्थर की तरह कड़ा और मजबूत हो गया। जबड़े की अकल्पनीय पकड़ और आमने सामने की लड़ाई में दुश्मनों को चीरने की जंगली प्रवृत्ति मेरे भीतर पूरी तरह समा गई। आखिर में मैंने एक एक करके उल्लू का मांस और अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल का मांस भी खा लिया। इस तरह मैंने पहले से सोची हुई सभी शीर्ष स्तर की परिवर्तन शक्तियों, म्यूटेंट सोर्सेज को अपने पेट में सुरक्षित कर लिया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मैं बेहद सतर्क रहा और मैंने दूसरे किसी भी तरह के मांस का एक कतरा भी मुंह में नहीं जाने दिया, ताकि मेरा पेट पूरी तरह साफ और शुद्ध रहे। खाना खत्म करने के बाद मैंने अच्छी तरह कुल्ला किया और फिर कुछ भी नहीं खाया। अब मैं चुपचाप पूरी दुनिया में आने वाली जीवों के परिवर्तन की इस महातबाही का इंतजार करने लगा। शाम के समय अचानक आसमान में गहरा अंधेरा छा गया। पूरा ब्रह्मांड एक अजीब और रहस्यमयी गहरे बैंगनी रंग के बादलों से घिर गया। हवा इतनी भारी और स्थिर हो गई कि घबराहट के मारे सीना फटने लगा, लेकिन सड़कों पर अभी भी लोगों की चहल पहल थी। राहगीर हंसते खेलते घूम रहे थे। नाइट मार्केट, रात के बाजारों में रौनक थी और अनगिनत लोग इस बात से पूरी तरह बेखबर थे कि कयामत आने वाली है। वे अभी भी कबाब खा रहे थे, बारबेक्यू का मजा ले रहे थे और मीठी चीजें छक रहे थे। वे इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि इस वक्त वे जो कुछ भी खा रहे हैं वही इस सर्वनाश की दुनिया में उनकी पूरी जिंदगी की ताकत और औकात की सीमा तय कर देगा। आधी रात के ठीक 12 बजे धड़ाम, एक अजीब, बिना किसी गूंज वाली अदृश्य और भयानक आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। कोई कान फाड़ने वाली आवाज नहीं थी, लेकिन वह आवाज हर इंसान की रूह के अंदर तक झकझोर कर फट गई। सर्वनाश की विनाशकारी ऊर्जा आसमान से बरसने लगी और पूरी दुनिया का रूपांतरण, बदलाव आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। एक अदृश्य कंपन ने धरती और आसमान को चीर दिया। वह गहरा बैंगनी आसमान अचानक भारी दबाव के साथ नीचे की ओर झुक आया। सड़क किनारे की स्ट्रीट लाइटें पागलों की तरह टिमटिमाने लगीं और तड़तड़ाने की आवाज के साथ एक एक करके उनके सारे बल्ब फूट गए। पलक झपकते ही वह शोर शराबे से भरा चमकता हुआ नाइट मार्केट असीमित और खौफनाक अंधेरे में डूब गया। अब गलियों में सिर्फ वही रहस्यमयी बैंगनी धुंध फैली हुई थी। सर्वनाश की बर्फीली हवा हर एक कोने को अपनी चपेट में ले रही थी। यह सन्नाटा मुश्किल से आधा सेकंड ही रहा होगा कि तभी कुछ ही दूरी पर बड़े चाव से भुने हुए मटन, भेड़ का मांस के कबाब खा रहा एक तगड़ा आदमी अचानक बुरी तरह कांपने लगा। उसकी त्वचा और हड्डियां पागलों की तरह बढ़ने और अपनी जगह से खिसकने लगीं। उसके पेट को चीरकर घने काले भूरे रंग के बाल बाहर निकल आए और देखते ही देखते वह एक खूंखार काले भूरे भेड़िए म्यूटेंट बीस्ट में बदल गया। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं। उसके भीतर की इंसानियत पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और एक हिंसक जंगली जानवर की क्रूरता साफ दिखाई दे रही थी। उसके ठीक बगल में खड़ी लड़की का बदलाव बिल्कुल अलग था। वह बिना किसी आवाज के हुआ, लेकिन बेहद अजीब था। उसका शरीर आंखों के सामने ही नरम पड़ने लगा और उसके चारों ओर पानी की हल्की नीली चमक तैरने लगी। पल भर में वह पूरी तरह से एक पारदर्शी और खूबसूरत जल तत्व वाले जीव, वाटर स्पिरिट में बदल गई। पूरी गली में डर की लहर किसी सैलाब की तरह फैल गई। तरह तरह के जानवरों में बदलने
निकलने का यह खौफनाक मंजर आंखों के सामने एक एक करके शुरू हो चुका था। हर किसी का अंजाम प्रलय से ठीक पहले खाए गए उसके आखिरी भोजन से पहले ही तय हो चुका था। सड़क किनारे बनी बीफ सूप, गोमांस के सूप की दुकान के बाहर एक अधेड़ उम्र का आदमी जो अभी अभी अपनी कटोरी रखकर उठा था, अचानक उसकी पीठ ऊपर की ओर कुबड़ की तरह निकल आई। उसका शरीर तेजी से सख्त होकर फूलने लगा और उसकी मांसपेशियां और हड्डियां पागलों की तरह बढ़ने लगी। उसने अपनी पूरी इंसानियत खो दी थी। उसकी ताकत बेकाबू हो चुकी थी। उसने अपना सिर नीचे किया और इतनी जोर से टक्कर मारी कि उसकी अकल्पनीय ताकत से एक पूरी बस हवा में उड़ती हुई पलट गई और सड़क किनारे की दुकानों में जा घुसी। ईंट पिट्टे बिखर गए, लोहे के एंगल्स मुड़ गए और पल भर में चारों तरफ धूल का गुब्बार छा गया। दूसरी तरफ फ्राइड फ्रॉग, तले हुए मेंढक की दुकान के पीछे वाली गली में एक आदमी लगातार जमीन पर घुटनों के बल बैठा तड़प रहा था। उसकी त्वचा तेजी से गीली, फिसलन भरी और चितकबरी होने लगी। उसका पूरा चेहरा एक बदसूरत टॉड, मेंढक प्रजाति का जीव जैसा हो गया। उसने अपनी कई मीटर लंबी जीभ अचानक बाहर निकाली और पलक झपकते ही भाग रहे राहगीरों को उसमें लपेट लिया और एक ही झटके में उन्हें खींचकर अपने पेट के अंदर निगल गया। उसकी पीठ पर बने अनगिनत घने छाले भयानक तरीके से फूट पड़े और बदबूदार तेजाब जैसा एसिड जमीन पर बिखर गया। जमीन से सर्र सर्र की आवाज के साथ धुआं निकलने लगा और वह तेजी से पिघलकर गलने लगी। इस पल जंगल का सबसे पुराना और सबसे क्रूर नियम, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ताकतवर ही जिएगा, पूरी तरह से लागू हो चुका था। मैं अपने घर की दूसरी मंजिल की खिड़की पर खड़ा नीचे मचे इस हाहाकार को ठंडी आंखों से देख रहा था। तभी ठीक बगल वाली इमारत से गुस्से से भरी एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। 1-2 मीटर से भी ज्यादा लंबा काला भेड़िया राक्षस सीढ़ियों को तोड़कर बाहर निकला और उसने अपने एक ही पंजे से लोहे की सुरक्षा ग्रिल को चकनाचूर कर दिया। जमीन पर उतरने के बाद उस भेड़िए की नजर भागते हुए लोगों पर पड़ी और उसने तुरंत एक अकेली रह गई लड़की को अपना निशाना बना लिया। वह सीधे उसकी तरफ लपका। वह लड़की डर के मारे इतनी कांप रही थी कि उसके पैर जाम हो गए और वह भाग भी नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह अगले ही पल उस भेड़िए का निवाला बन जाएगी। आसपास के लोग सिर्फ अपनी जान बचाकर भागने में लगे थे। किसी में भी आगे बढ़कर उसे रोकने की हिम्मत नहीं थी। मेरी आंखों में एक ठंडक तैर गई। हालांकि मैं शुरुआत में ही सबके सामने अपनी ताकत का दिखावा नहीं करना चाहता था और किसी को मरते हुए छोड़ देना इस सर्वनाश के नियमों के हिसाब से बिल्कुल ठीक था, लेकिन इस तरह किसी कमजोर पर बिना वजह जुल्म होते देखना मुझे बर्दाश्त नहीं था। वैसे भी इस बहाने मुझे अपनी इन ढेर सारी शक्तियों, गॉड टियर टैलेंट्स की असली ताकत को परखने का अच्छा मौका मिल गया था। ये सोचते ही मैं मुड़ा और सीढ़ियों से नीचे उतरा। मैंने 8 किलोग्राम वजनी दीवार तोड़ने वाला भारी हथौड़ा अपने हाथ में थाम लिया। मेरा शरीर हरकत में आया। मैंने अपनी नाइट विजन, रात में देखने की क्षमता को पूरी तरह चालू कर दिया। अब यह काली रात मेरे लिए बिल्कुल दिन के उजाले जैसी साफ थी। मेरे कानों में हवा की सरसराहट और उस राक्षस के दिल की धड़कन भी बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। जैसे ही मैंने कदम आगे बढ़ाए, मेरा शरीर एक झटके में बिल्डिंग से बाहर आ गया। मेरी रफ्तार आम परिवर्तित लोगों, म्यूटेंटर्स से कहीं ज्यादा थी। इस समय वह काला भेड़िया राक्षस उस लड़की पर झपट ही रहा था कि उसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। उसने तेजी से अपना सिर घुमाया और अपनी खून जैसी लाल आंखों से मुझे घूरते हुए एक गहरी और डरावनी दहाड़ मारी। मैंने एक हाथ से उस भारी हथौड़े को पकड़ रखा था और मेरे पूरे शरीर के चारों ओर बिजली की छोटी छोटी चिंगारियां, करंट तैर रही थीं। लोहे के कवच जैसी सुरक्षा अदृश्य रूप से मेरे पूरे शरीर को ढक चुकी थी। मैंने ऊपर से नीचे की ओर उसे ठंडी नजरों से देखा और कहा, चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। वह काला भेड़िया राक्षस मेरे शरीर से निकलने वाले उस अनजाने और भारी दबाव से एक पल के लिए सहम गया, लेकिन अगले ही पल उसकी दरिंदगी फिर जाग उठी। उसने अपने चारों पंजों से जमीन को धक्का दिया और एक बदबूदार हवा के झोंके के साथ सीधे मुझ पर झपट पड़ा। मैं अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। मैंने अपने शरीर के भीतर मौजूद बुलेट एंड की अकल्पनीय ताकत को पूरी तरह चालू कर दिया। मेरी बाहों की मांसपेशियां अचानक थोड़ी और फूल गईं। मैंने हथौड़े को घुमाया और पूरी ताकत से एक जोरदार वार किया। क्लिक! एक किले का दरवाजा टूटने जैसी भयानक आवाज आई। वह काला भेड़िया राक्षस मेरे हथौड़े के एक ही वार से कई मीटर दूर जाकर गिरा और सीधे एक दीवार से टकराया। उसकी हड्डियां चूर चूर हो चुकी थीं और वह दर्द के मारे लगातार कराह रहा था। उसने बेहद हैरानी से अपना सिर उठाकर मुझे देखा। हालांकि मेरा शरीर देखने में बिल्कुल सामान्य इंसानी आकार का था, लेकिन मेरी ताकत, सुरक्षा और रुतबा उससे कई गुना ज्यादा और बेहतर था। आसपास के जो राहगीर पहले जान बचाकर भाग रहे थे, वे सब भी अपनी जगह पर जैसे जम गए और पूरी तरह हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगे। हथौड़े के एक ही वार से उस काले भेड़िए को अधमरा करने के बाद वह भेड़िया किसी तरह रेंगते हुए खड़े होने की कोशिश करने लगा। उसके पूरे शरीर के बाल धूल से सन चुके थे और टूटी हुई हड्डियों से असहनीय दर्द उठ रहा था। उसकी आंखों में छाई उस जंगली क्रूरता की जगह अब एक गहरा खौफ आ चुका था। इसके बाद उसने अपनी पूंछ दबाई, आधी रात में रोने जैसी एक आवाज निकाली और अपने टूटे हुए शरीर को घसीटते हुए, लंगड़ाते हुए उस अंधेरी गली की तरफ भाग गया। जिस लड़की की जान बची थी, उसके पैर अभी भी कांप रहे थे। वह डर से उबरने की कोशिश करते हुए मेरे सामने आई और कांपती हुई आवाज में बार बार मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। मैंने बस एक ठंडी नजर उस पर डाली और बिना किसी भावना के रूखे स्वर में कहा, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। इस सर्वनाश की दुनिया में तुम सिर्फ खुद के भरोसे रह सकती हो। अपना ख्याल खुद रखो। इतना कहकर मैंने उस पर और ध्यान नहीं दिया और वापस अपने घर की तरफ मुड़ने लगा। लेकिन मैं अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि तभी पैरों की एक बहुत तेज और घनी आहट, तेज और घनी सरसराहट की आवाज अचानक सड़क के दोनों किनारों पर बनी ग्रीन बेल्ट, पेड़ पौधों की कतार और दीवारों के पीछे के अंधेरे से आने लगी। मेरे उल्टी जैसी तीक्ष्ण सुनने की क्षमता, उल्लू के सुपर हियरिंग टैलेंट ने तुरंत इस खतरे को भांप लिया। मेरी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। अगले ही पल नाखूनों के आकार की अनगिनत काली चींटियां बड़ी संख्या में हर तरफ से रेंगती हुई बाहर निकली और सड़क के बीचों बीच पागलों की तरह बढ़ने लगी। वे जिस जगह से भी गुजर रही थीं, वहां जमीन पर मौजूद जंगली घास तक को पूरी तरह चट कर जा रही थी। यह म्यूटेंट परिवर्तित चींटियों का झुंड था। सर्वनाश की ऊर्जा ने सिर्फ इंसानों और राहगीरों को ही नहीं बदला था, बल्कि जानवरों को भी म्यूटेंट बना दिया था। पल भर में ही आसपास के लोग चींटियों के इस सैलाब
से घिर गए और एक के बाद एक दर्दनाक चीखें गूंजने लगी। वह लड़की डर के मारे बिल्कुल सफेद पड़ गई। वह कसकर मेरी पीठ के पीछे छिप गई और कांपती आवाज में बोली, इतनी सारी चींटियां, अब क्या करें? क्या हम सब यहीं मारे जाएंगे? मेरी नजरें ठंडी और तीखी हो गईं। मेरे पूरे शरीर के चारों ओर अचानक नीली बिजली की छोटी छोटी चिंगारियां तैरने लगीं। अच्छा ही हुआ इन म्यूटेंट चींटियों के झुंड पर ही आज अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल की हाई वोल्टेज बिजली की शक्ति का दम देख लिया जाए कि इसमें कितना दम है। मैं अपनी जगह पर बिना हिले डुले खड़ा रहा। मैंने मन ही मन अपनी शक्ति को याद किया और मेरे शरीर के भीतर मौजूद 800 वोल्ट का हाई वोल्टेज करंट एक ही झटके में ब्लास्ट हो गया। वह करंट मेरे दोनों पैरों से होता हुआ सीधे जमीन के अंदर दौड़ गया। सर सर की आवाज के साथ करंट फैलने लगा। मुझे केंद्र बनाकर वह नीली बिजली चारों तरफ तेजी से फैल गई। जैसे ही आगे बढ़ती हुई म्यूटेंट चींटियां उस करंट के संपर्क में आईं, वे जलकर कोयला हो गईं और कतार की कतार ढेर होने लगी। हवा में किसी चीज के जलने की तेज बदबू फैल गई, लेकिन चींटियों की तादाद बहुत ज्यादा थी। आगे वाली जैसे ही जलकर मरती, पीछे वाली उनके ऊपर से होते हुए आगे बढ़ जाती। उनके पीछे हटने का नामो निशान नहीं था। सिर्फ एक निश्चित दायरे में बिजली का हमला करने की रफ्तार काफी धीमी थी। मैंने तुरंत अपनी रणनीति बदली। मैंने बुलेट एंट के जहरीले टैलेंट जहर की शक्ति को तुरंत एक्टिवेट कर दिया। मेरी उंगलियों के पोरों पर हल्के बैंगनी रंग के जहर की चमक दिखाई देने लगी। इस जहर और शरीर के चारों ओर तैरते करंट के तालमेल का यह असर हुआ कि जो भी चींटी मेरे 3 मीटर के दायरे में आती, वह या तो हाई वोल्टेज करंट से भस्म हो जाती या फिर उस खतरनाक जहर से तड़पकर तुरंत दम तोड़ देती। इसी के साथ मैंने आयरन क्लैड बीटल और मगरमच्छ की दोहरी सुरक्षा डिफेंस कवच को पूरी ताकत से चालू कर दिया। अब अगर कोई इक्का दुक्का चींटी रेंगती हुई मेरे शरीर पर चढ़ भी जाती तो वह मेरे शरीर को काट नहीं सकती थी। लोहे के कवच जैसी मजबूत इस काया पर वे एक खरोंच तक नहीं मार सकती थी। ऊपर से वाटर बियर, टार्डिग्रेड की कभी न मरने वाली अमर बॉडी और सैलमेंडर की तुरंत ठीक होने वाली रीजेनरेशन क्षमता के कारण मैं पूरी तरह से बेफिक्र था। अगर मुझे गलती से कोई चोट लग भी जाती तो वह पलक झपकते ही खुद ब खुद ठीक हो जाती। महज कुछ ही मिनटों के भीतर मेरे पैरों के पास चींटियों की लाशों का एक बहुत ऊंचा और मोटा ढेर लग गया, जिसने बाकी चींटियों के लिए एक दीवार का काम किया। मेरे पीछे छिपी वह लड़की यह देख रही थी कि कैसे मैंने इतनी आसानी से चींटियों के उस खौफनाक सैलाब को रोक दिया था। उसकी आंखों में मेरे लिए गहरी हैरानी और सम्मान की भावना साफ दिख रही थी। सामने खड़े इस चींटियों के खतरे से निपटने के बाद मैं अभी उस लड़की से खुद चले जाने के लिए कहने ही वाला था कि तभी दूर से एक कान फाड़ देने वाली जंगली दहाड़ सुनाई दी। एक लगभग 3 मीटर लंबा विशाल म्यूटेंट कुत्ता, जंगली कुत्ता जिसके बड़े बड़े दांत बाहर निकले हुए थे, सब कुछ तहस नहस करता हुआ पागलों की तरह इसी तरफ दौड़ा आ रहा था। उसके पीछे लाठी डंडे और धारदार हथियार लिए करीब दर्जन भर इंसान दौड़ रहे थे। उन सभी की आंखों में क्रूरता भरी थी। साफ था कि ये तबाही के बाद एक साथ गैंग बनाकर रहने वाले म्यूटेंटर्स परिवर्तित इंसान थे, जो इस बड़े जंगली कुत्ते का शिकार करके उसके रिसोर्स, संसाधन और मांस हथियाना चाहते थे। लेकिन अगले ही पल पागलों की तरह बाजी पलट गई। उस विशाल जंगली कुत्ते ने अचानक पीछे मुड़कर देखा और एक ही पंजे से सबसे आगे दौड़ रहे आदमी को जमीन पर पटक दिया। उसने पलक झपकते ही उसका गला अपने दांतों से चबा डाला, जिससे चारों तरफ खून का फव्वारा छूट गया। यह देखकर बाकी लोगों के होश उड़ गए और उनमें आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं रही। वे सब अपनी जान बचाकर अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। उस आदमी को मारने के बाद उस विशाल जंगली कुत्ते की नजर सड़क पर पड़ी और उसने तुरंत मुझे अपना निशाना बना लिया। शायद उसे मेरे शरीर से निकलने वाली किसी खास और ताकतवर ऊर्जा का एहसास हो गया था। उसने मुझे अपना नया शिकार मान लिया और एक भयानक दहाड़ मारकर मेरी तरफ पूरी रफ्तार से लपका। उसकी रफ्तार हैरान करने वाली थी। मेरी आंखें झुक गईं। मैं खुद आगे बढ़कर किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन मुसीबतें खुद मेरा रास्ता रोक रही थीं। अब जब यह खुद चलकर मौत के मुंह में आ ही गया है, तो क्यों न इस ऊंचे स्तर हाई ग्रेड के म्यूटेंट कुत्ते पर अपनी सारी शक्तियों के तालमेल की असली ताकत को आजमा लिया जाए। यह सोचते ही मैंने एक हाथ से उस 8 किलोग्राम वजनी दीवार तोड़ने वाले भारी हथौड़े को कसकर पकड़ लिया। बुलेट एंट की अकल्पनीय और असीमित ताकत मेरे भीतर पूरी तरह जाग उठी। मेरी बाहें थोड़ी ऊपर उठी और मेरे पूरे शरीर पर बिजली के झटके तेजी से लिपटने लगे। मैं अपनी जगह पर अडिग खड़ा रहकर चुपचाप उसके करीब आने का इंतजार करने लगा। आसपास बचे हुए राहगीरों ने अपनी सांसें रोक ली और दूर से इस खौफनाक मंजर को देखने लगे। वह विशाल जंगली कुत्ता पल भर में बिल्कुल करीब आ चुका था। उसने अपना डरावना और बड़ा सा मुंह खोला और एक तेज बदबूदार हवा के झोंके के साथ सीधे मेरी गर्दन की तरफ झपका। जब सारे कार्ड आसमान से गिरकर पूरी दुनिया में फैल गए और हर कोई अफरा तफरी में था, तब मैं लगातार खजाना इकट्ठा कर रहा था, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि इसके बाद खून की गेंदों की बारिश आने वाली है। उस समय अनगिनत इंसान जैसे दिखने वाले खून से सने प्राणी बाहर निकलेंगे और दुनिया के सारे खाने के संसाधन और बाकी चीजें अपनी असली उपयोगिता खो देंगी। अगर आखिर तक जिंदा रहना है तो सिर्फ कार्ड से मिलने वाले संसाधन और टैलेंट स्किल्स पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। और एक रीबर्थ होने के कारण मुझे यह भी पता था कि आज रात ठीक 12 बजे पहली खेप कार्ड्स की गिरेगी। इसलिए मैं तुरंत घर से बाहर निकलकर तैयार हो गया। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, आसमान से अजीब सी आवाज आई और फिर तेज बारिश शुरू हो गई। लेकिन यह पहले जैसी बारिश नहीं थी, क्योंकि अब पानी की जगह ताश के पत्तों के आकार के कार्ड्स गिर रहे थे। पास के लोग अपने घरों से बाहर निकलकर हैरानी से इन कार्ड्स को देख रहे थे और मैं बिना रुके पागलों की तरह हर रंग के कार्ड को बैग में भरता जा रहा था, क्योंकि यह सभी बेहद जरूरी रणनीतिक संसाधन थे जो इस खतरनाक दुनिया में जिंदा रहने
बढ़ने की संभावना बढ़ा सकते थे। तभी मुझे एक ऐसा कार्ड दिखा जो 5-6 रंगों की चमक से चमक रहा था। ये एक लेजेंडरी कार्ड था। मैं तुरंत उसकी तरफ दौड़ा और उसे पकड़कर अपनी हथेली में रख लिया। कुछ देर बाद कार्ड्स की बारिश रुक गई। लगभग 1 घंटे में मैंने 13 बैग पूरी तरह कार्ड्स से भर दिए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ जितना खजाना जमा हो गया हो। लेकिन अब ज्यादा लोग भी बाहर निकलकर कार्ड्स इकट्ठा करने लगे थे, इसलिए ध्यान से बचने के लिए मैं तुरंत वहां से निकलकर एक ऐसे होटल में चला गया जो सुबह से पहले ही बंद हो चुका था, क्योंकि यह कार्ड्स सिर्फ रात में ही गिरते हैं और सूरज निकलते ही रुक जाते हैं। मैं बिस्तर पर लेट गया और गहरी सांस लेते हुए सो गया। अगली सुबह ठीक 8 बजे आसमान अचानक काला हो गया और हजारों खून की गेंदें आसमान से गिरने लगी, जिनसे अनगिनत खून से सने इंसान जैसे प्राणी बाहर निकलने लगे। यह तो बस शुरुआत थी। इसके बाद मैंने 2 रंगीन कार्ड निकाले और एक को पलटा। उसमें लिखा था सुपर रिकवरी, यानी शरीर को ऐसी क्षमता मिलती है जिससे घाव बहुत तेजी से खुद ही ठीक हो जाते हैं। मैंने बिना देर किए उस कार्ड को फाड़ दिया और तुरंत पूरे शरीर में गर्मी फैल गई और ताकत महसूस होने लगी। फिर मैंने दूसरा लेजेंडरी कार्ड खोला। उसमें लिखा था सेफ हाउस, 200 वर्ग मीटर की जमीन, एक दरवाजा और एक खिड़की के साथ, और उसमें ऐसा डिफेंस बैरियर होगा जो परमाणु हमले तक को झेल सकता है। लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी कि उसे कहीं ले जाया नहीं जा सकता, इसलिए मैंने उसे अभी इस्तेमाल नहीं किया और संभाल कर रख लिया। इसके बाद मैंने 10 गोल्ड कार्ड्स निकाले जो काफी अच्छी क्वालिटी के थे। तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुला और एक नीले कपड़े पहनी लड़की अंदर गिर पड़ी। उसके पीछे 3 खून के प्राणी थे और वह डर के मारे मदद मांग रही थी। मैंने तुरंत उसे बचाया और फिर उससे कहा कि मेरे पास बहुत सारे कार्ड्स हैं, लेकिन मैं अकेला हूँ क्या? वह मेरे साथ टीम बनाना चाहती है। उसे सिर्फ कार्ड्स को अलग करना होगा और मैं उसकी सुरक्षा करूंगा। बाहर का माहौल बहुत खतरनाक है। लड़की ने मेरी बात मान ली। उसका नाम लिन वानर था। उसने तुरंत कार्ड्स खोलकर उन्हें अलग करना शुरू कर दिया। अगले ही पल उसने एक कार्ड फाड़ा और उसके हाथ में पानी की एक बोतल आ गई। वह हैरान रह गई और बोली, ये तो कमाल है। फिर उसने पानी पिया और काम जारी रखा। दोपहर 12 बजे हमने खिड़की से बाहर देखा तो एक टीम नजर आई जिसमें 10 से ज्यादा लोग थे। सबके पास हथियार थे और वे उन खून के प्राणियों से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी ताकत कम थी और वे करीब आए बिना ही मारे गए। लिन वानर उन्हें देखकर मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद वह टीम होटल में आ गई और उनका लीडर जो वेन था। उसने लिन वानर को पहचान लिया और मुझसे पूछा कि मेरे पास कितने कार्ड हैं। मैंने अपने कपड़ों से कई सिल्वर कार्ड निकाले। यह देखकर सबकी आंखें चौंधिया गईं और जो वेन के मन में लालच आ गया। उसने कहा कि इतने कार्ड अकेले रखने का कोई फायदा नहीं, उन्हें हमें दे दो, हम तुम्हारे लिए संभाल लेंगे। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अंदाजा लगाओ कि मैं इन्हें खुद क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही मैंने एक मुक्का मारा और उसका सिर फोड़ दिया। वह वहीं गिर गया और मर गया। सब लोग दंग रह गए क्योंकि उसके पास भी सिल्वर टैलेंट था, लेकिन उसे इस्तेमाल करने का मौका भी नहीं मिला। फिर मैंने एक गोल्ड कार्ड फाड़ा और मेरे हाथ में एक तेज काला चाकू आ गया। मैंने बाकी लोगों से कहा, अब तुम्हारी बारी है। वे डर गए और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन मैंने किसी को नहीं छोड़ा। कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो गया। पूरे 2 मिनट भी नहीं लगे। लिन वानर यह सब देखकर डर से कांपने लगी और जमीन पर बैठ गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे जैसा शांत दिखने वाला इंसान इतना निर्दयी हो सकता है। मैंने उसे कहा कि लाशों से कार्ड्स निकाल कर मुझे दे। वह रोते हुए माफी मांगने लगी, लेकिन मैंने कहा, काम करते रहो। अगर मैंने तुम्हें दोष दिया होता तो तुम्हें भी मार देता, क्योंकि यह दुनिया अभी शुरू ही हुई है और बहुत कम लोग इतने जल्दी ढल पाते हैं। अगले कुछ घंटों में कई टीमें वहां से गुजरी, लेकिन लिन वानर अब समझदार हो चुकी थी और चुप रही। शाम होने लगी और अंधेरा छाने लगा। तब मैंने उसे 5 सिल्वर कार्ड दिए और कहा कि बाहर जाने से पहले इन्हें इस्तेमाल कर लो। उसने कार्ड्स खोले और देखा कि ये सभी सपोर्ट स्किल्स हैं। वह समझ नहीं पाई कि मैंने उसे इतने समय तक क्यों देखने दिया। तब मैंने कहा कि मैं उसे एक टूल की तरह तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि टूल स्किल्स न सिर्फ दूसरों को मजबूत बनाती है बल्कि खुद की सुरक्षा भी देती है। और अगर कोई टीम उसे पकड़ भी ले तो वे उसे तुरंत नहीं मारेंगे। अगर वह यह नहीं चाहती तो मैं उसे फाइटिंग टैलेंट दे सकता हूँ, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि वह उन खून के प्राणियों से लड़ना नहीं चाहती थी। फिर उसने पूछा कि इतने सारे कार्ड्स का क्या करेंगे, तो मैंने एक गोल्ड कार्ड निकाला और सारे कार्ड्स को कार में ट्रांसफर कर दिया। फिर मैंने होटल के बाहर एक मध्यम आकार की कार बुला ली और हम वहां से निकल गए। रास्ते में उसने पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा कि अगर लंबे समय तक जिंदा रहना है तो लगातार संसाधन इकट्ठा करने होंगे और खुद को मजबूत बनाना होगा। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या वह जानती है कि मैं रात में ही क्यों निकलता हूँ। तभी सामने एक विशाल दानव दिखाई दिया जो 2 से 3 मीटर ऊंचा था और वजन 500 पाउंड से ज्यादा था। उसकी आंखें बच्चे से भी बड़ी थी। मैंने तुरंत कार की लाइट बंद की, चाबी निकाली और एक हाथ में काला चाकू लेकर नीचे उतर गया। मैंने कहा कि ऐसे नाइट डेमन से निपटने के कई तरीके हैं। सबसे आसान है दूर से स्नाइपर से मारना, लेकिन मैं अपनी असली ताकत आजमाना चाहता हूँ क्योंकि पास से लड़कर मारने पर ज्यादा इनाम मिलता है। यह मैंने पहले ही टेस्ट कर लिया है। जैसे ही हमारे बीच की दूरी 20 मीटर रह गई, उस दानव ने हमारी मौजूदगी महसूस कर ली और जोर से चिल्लाते हुए हमारी तरफ दौड़ा। लेकिन मैं बिल्कुल शांत था और लगातार अपने चाकू से वार करता गया। एक के बाद एक हमला करते हुए बिना रुके लड़ाई शुरू हो गई। मैं फिर से चढ़कर लड़ना चाहता था, इसलिए मैं तेजी से आगे बढ़ा, चाकू उठाया और सीधे हमला कर दिया।
दिया। बहुत जल्द यह छोटा सा युद्ध खत्म हो गया और मुझे इनाम में सफेद कार्ड 9, हरे कार्ड 4, नीले कार्ड 2 और सिल्वर कार्ड 3 मिले। लेकिन इतनी मेहनत के बाद यह इनाम मुझे बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं लगा। मैं थोड़ा निराश था, लेकिन उस समय अभी सिर्फ शाम के 7 बजे थे और पूरी रात अभी बाकी थी, इसलिए मैंने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक मैंने जोर से ब्रेक मारा। लिन वार्नर समझ गई कि कुछ गड़बड़ है और तुरंत आगे आकर देखने लगी। जैसे ही उसने खिड़की से बाहर देखा, उसका चेहरा डर और हैरानी से भर गया, क्योंकि लगभग 200 मीटर आगे एक 5 से 6 मीटर ऊंचा खून से सना विशाल दिल धड़क रहा था और उसके चारों तरफ सैकड़ों खून के टुकड़े बिना दिशा के हवा में तैर रहे थे। लिन वार्नर डर के मारे कांपते हुए बोली, ये क्या चीज है? मैंने शांत होकर कहा, ये एक ब्लड हार्ट है। लिन वार्नर ने मेरी तरफ देखा और घबराकर पूछा कि हम इससे कैसे निपटेंगे। मैंने आराम से ड्राइविंग सीट पर बैठकर उस विशाल दिल को ध्यान से देखना शुरू किया। असल में मेरा प्लान था कि मैं सीधा पूर्व की तरफ जाऊं और अगले शहर में अपने एक दोस्त को ढूंढूं, लेकिन अब प्लान बदलना ही था, क्योंकि इतना बड़ा ब्लड हार्ट चौराहे पर मिलना बहुत बड़ी किस्मत की बात थी और मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि इसका रिटर्न रेट सामान्य ब्लड हार्ट से लगभग 10 गुना ज्यादा होता है। लेकिन समस्या यह थी कि मुझे नहीं पता था कि यह पूरी तरह कब एक्टिव होगा। समय धीरे धीरे बीतता गया और कुछ घंटों बाद वहां घूम रहे खून से सने प्राणियों को जैसे कुछ महसूस हुआ और वे अचानक चौराहे के दाईं ओर तेजी से भागने लगे। अगले ही पल वहां से लगातार गोलियों की आवाजें आने लगीं और वे प्राणी ऐसे गिरने लगे जैसे उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हों। मैंने दूरबीन निकाली और उससे पास से देखने लगा। वहां ब्लाइंड एरिया के आखिर में एक इंसानी टीम थी। वे सभी नीले कॉम्बैट यूनिफॉर्म और हैंडगन पहने हुए थे। तभी लिन वार्नर की आवाज आई, क्या ब्लड स्टेन को लूट लिया जाएगा? मैंने दूरबीन नीचे रखी और सिर हिलाया। इतना आसान नहीं है। अभी इंसानों के लिए हाई लेवल ब्लड स्टेन को नुकसान पहुंचाना बहुत मुश्किल है, खासकर इस तरह का जो बदसूरत होकर काला हो जाता है। अचानक हमला सिर्फ उन्हें मरने पर मजबूर करेगा, यह देखना भी मुश्किल है। तभी चौराहे की जिम्मेदारी संभाल रहा वांग फेंक, जो नहीं जानता कि वह मरने वाला है, राइफल लेकर ब्लड स्टार के पास आया और शिकायत करते हुए बोला, अरे ये तो सबसे बड़ा ब्लड स्टार है जो मैंने कभी देखा है। इसे मारने से जरूर बहुत सारे अच्छे कार्ड मिलेंगे। तभी महिला टीम मेंबर लियान ने उसे याद दिलाया, वांगे हमारे पास ज्यादा एम्यूनिशन कार्ड नहीं है। क्या सच में इसे इस ब्लड स्टार पर खर्च करोगे? गोलियों को बचाना होगा। चलो इसकी जगह इसका इस्तेमाल करते हैं। ये कहते हुए वांग फेंक ने अपनी जेब से 1 दर्जन से ज्यादा हरे कार्ड निकाले। सबने साफ देखा कि वह क्या था। तभी लिन वेयर की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या वे जलाने वाली बोतलों से ब्लड स्टार को जलाना चाहते हैं? साधारण ब्लड स्टार पर तो यह तरीका काम करता है, लेकिन इस तरह के जो लौटने वाले हैं उन पर नहीं। यहाँ तक कि अगर विस्फोटक माइन भी हो तो उसे जोरदार तरीके से ही असर होगा। ये लोग अपनी जान देने वाले हैं। तभी मैंने देखा वांग फेंक और बाकी लोग उस विशाल ब्लड स्टार के चारों ओर सैकड़ों जलाने वाली बोतलें रख चुके थे। फिर वे थोड़ी दूरी पर हट गए और एक बोतल पर गोली चलाई। वह बोतल फटकर एक मम्मी, कॉलेज से मैसेज आया है, मेरी कल की छुट्टी है। मेरी भी छुट्टी है। मेरी कल की फैक्ट्री विजिट कैंसल। यानी मंडे को पूरी फैमिली एक साथ। छोटी छोटी जीत सेलिब्रेट कर प्यारे। अब पूरी फैमिली की छोटी जीत के लिए 50 रुपए वाला माजा हो जाए। बोतल फटकर एक बड़े आग के गोले में बदल गई और तुरंत ही विशाल ब्लड स्टार को निगल गई। तभी एक साथी ने इशारा करते हुए कहा, कुछ गड़बड़ है वांग, देखो जलाने वाली बोतल उस पर असर नहीं कर रही, सिर्फ उसकी ऊपरी परत जली है। वांग फेंक चौंक गया। उसने देखा कि आग में घिरा ब्लड स्टार सिर्फ बाहर से काला हुआ है, पर कोई खास नुकसान नहीं हुआ। अगले ही पल लियान का चेहरा बदल गया। उसने अपने हाथ में पकड़ी गोल मशीन को चालू किया और चिल्लाई, बुरा हो गया, इतने सारे ब्लडस्कर आ गए हैं, हम गिर चुके हैं। जो ब्लडस्कर पहले चौराहे के आसपास थे वे सब अचानक उनकी ओर टूट पड़े। वांग फेंक की 7 लोगों की टीम को चारों तरफ से घेर लिया गया। तभी पीछे से अचानक हमला हुआ और गोलियां बरसने लगीं। गोलियां ऐसे लग रही थीं जैसे खून को टुकड़ों में काट रही हों। चीखों के बीच एक पुरुष सदस्य जब गोली बदल रहा था तभी उसे पकड़ लिया गया और खींचकर ब्लडस्कर के झुंड में ले जाया गया, जहां उसे टुकड़ों में फाड़ दिया गया। बाकी बचे 6 लोग पागल हो गए और चिल्लाते हुए बोले, मेरे पीछे आओ। वांग फेंक ने सही दिशा चुनी और तुरंत एक सिल्वर कार्ड फाड़ दिया। फिर उसने तलवार लहराई जिसकी ताकत से 7-8 ब्लडस्कर तुरंत टुकड़ों में कट गए। इस तरह वांग फेंक को केंद्र बनाकर यह 6 लोगों की टीम अपनी जान जोखिम में डालकर ब्लडस्कर के झुंड से निकल आई। और यह सब देखकर मेरी आंखों में हल्के आंसू आ गए। चौराहे पर 4 रास्ते थे, तुम लोगों ने कोई और रास्ता क्यों नहीं चुना? सीधे मेरी तरफ ही क्यों आए? तभी उन्होंने हमें देख लिया और चिल्लाए, लिन वार्नर दरवाजा खोलो, हमारी मदद करो। मैंने लिन वार्नर से दरवाजा खोलने को कहा। जैसे ही वे 6 लोग कार में घुसे मैंने एक पैर से दरवाजा दबाया और कार को तेजी से आगे बढ़ाया। कार जैसे मिट्टी को धक्का देने वाली मशीन की तरह आसपास के दर्जनों ब्लडस्कर को कुचलते हुए रास्ता बनाती हुई
हुई उल्टी दिशा में निकल गई। हाँ, वांग फेंक जोर से हंसा और अपनी बची हुई जिंदगी का जश्न मनाने लगा। फिर उसने कार के अंदर देखा और तभी लिन वानेर, जो खाली हाथ थी, अचानक गिर गई। उसने हैरानी से पूछा, तुम लिन वानेर हो? लिन वानेर ने कहा, हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ एक जिंदा स्टार से मुलाकात होगी। दोस्त, तुम बहुत किस्मत वाले हो, तुम्हें ये कार मिली है, कम से कम ये गोल्ड लेवल की है, सच में बहुत बढ़िया है। हमें बचाने के लिए धन्यवाद। क्यों ना हमें ये कार भी दे दो, तुम्हारे पास रखकर भी बेकार है। तभी लिन वानेर ने हाथ जोड़कर कहा, तुम एहसान का बदला ऐसे दोगे? वांग फेंक हंसकर बोला, ये दुनिया खत्म हो चुकी है, यहाँ किस तरह का एहसान और दुश्मनी की बात कर रही हो? बच्ची जैसी बातें मत करो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बस नीचे उतर जाओ। तभी मैं जोर से हंसा और बोला, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, तुम सच में अच्छे इंसान हो। वांग फेंक को कुछ समझ नहीं आया और उसने पूछा, तुम क्या कह रहे हो? तभी ये बिंगजुन ने अचानक खंजर निकालकर उसका गला काट दिया। वांग फेंक की आंखें फटी रह गईं और वह नियंत्रण खो बैठा। अगले ही पल मैंने उसके हाथ में पिस्तौल पकड़वाई और उसने खुद ही सेफ्टी हटाकर गोली चला दी। 10 सेकंड से भी कम समय में कार के अंदर पूरी तरह सन्नाटा छा गया। फिर मैं तेजी से कार घुमाकर वापस उसी जगह की ओर ले गया। मैंने गहरी सांस ली और आह भरते हुए कहा कि फिर से खून बहाना पड़ेगा। आखिर यहाँ इतनी सारी लाशें पड़ी थीं कि सिर्फ 5 लोगों की टीम बिना दर्जनों लोगों की मदद के इन्हें साफ नहीं कर सकती थी। इसीलिए मैंने ड्रोन निकाला और उन सभी लाशों पर पेट्रोल छिड़कना शुरू किया। फिर उसी ड्रोन से जलाने वाली बोतलें लाशों के बीच फेंकी। जैसे ही एक बोतल फटी, नीचे का पूरा इलाका आग के समंदर में बदल गया और हजारों लाशें उसी आग में जलकर खत्म हो गईं। इसके बाद मैंने कार में पड़ी सारी लाशों को भी उठाकर ब्लड स्टार के पास फेंक दिया। करीब 5 मिनट बाद अचानक एक एक करके हाथ बाहर निकलने लगे और वे 6 लाशों और एक खोपड़ी में फंस गए। यही असल में ब्लड स्टार की जड़ थी। वह इंसानी मांस को सोखकर खुद को दोबारा सक्रिय करता है। जैसे ही उसने उन 6 लाशों को सोखा, कमजोर ब्लड स्टार अचानक तड़पने और मरोड़ खाने लगा। उसके शरीर से एक अजीब और रहस्यमयी गैस निकलने लगी जिसे शब्दों में बताना मुश्किल था। साफ था कि वह अब बदलने वाला है। ये देखकर मैं उत्साहित होकर उछलने ही वाला था, लेकिन मैंने खुद को संभाला और मेरा चेहरा फिर भी गंभीर बना रहा। तभी लिन वेर ने उत्सुकता से पूछा, क्या उसके बदलने के बाद वह और ज्यादा ताकतवर नहीं हो जाएगा? मैंने सिर हिलाकर कहा, बदलने के बाद ब्लड स्टार बहुत ही खतरनाक और बेहद ताकतवर हो जाता है। अभी तक कोई भी अकेले ब्लैक हार्ट को निकाल नहीं पाया है, लेकिन उसके बदलने की प्रक्रिया के दौरान वह अपनी सारी ऊर्जा अपने कोर में खींच लेता है ताकि परिवर्तन पूरा हो सके। इसका मतलब है कि इस समय वह सबसे ज्यादा कमजोर होता है। उसकी रक्षा क्षमता एक सामान्य ब्लड स्टार से भी कम हो जाती है और यही उसे खत्म करने का सबसे सही मौका होता है। इतना कहते ही मैं चाकू लेकर सीधे ब्लड स्टार की तरफ बढ़ गया। काले चाकू ने बहुत आसानी से उसका बाहरी खोल काट दिया। अंदर कोई इंसान नहीं था, बल्कि ऊपर से नीचे तक अनियमित तरीके से सैकड़ों अजीब संरचनाएं सजी हुई थीं, जो तैरती हुई चीजों जैसी लग रही थीं। फिर मैं उसके दिल वाले हिस्से की ओर बढ़ा और जल्द ही गहराई में वह दिल दिखाई दिया, जो हवा में लटका हुआ धीरे धीरे काला हो रहा था। जैसे ही वह दिल पूरी तरह काला हुआ, मैंने बिना एक पल गंवाए चाकू से उसे काट लिया और तुरंत बिना पीछे देखे कार की तरफ भागा। इस समय कार के अंदर लिन वेर का चेहरा पूरी तरह जिज्ञासा से भरा हुआ था। उसने पूछा, क्या यह ब्लैक हार्ट है? मैंने सिर हिलाया और उस ब्लैक हार्ट को मेज पर रख दिया और गहरी सांस लेते हुए कहा, यही ब्लैक हार्ट है। यह इस दुनिया के अंत का सबसे कीमती रिसोर्स है। जैसे ही मैंने उसे काटा, वह अचानक राख में बदल गया और जहाँ वह था वहाँ अब 10 से ज्यादा कार्ड दिखाई देने लगे। मैंने अपने हाथ रगड़े और एक एक करके उन कार्ड को देखने लगा। कुल मिलाकर 2 अलग कार्ड थे और 6 गोल्ड कार्ड थे। 6 गोल्ड कार्ड में से फूड कार्ड और बायोलॉजिस्ट कार्ड के अलावा बाकी किसी काम के नहीं थे, लेकिन बाकी 4 कार्ड को हाई क्वालिटी T0 टैलेंट कहा जा सकता है। फिर मैंने एक कार्ड खोला और ऊपर लिखा, डिस्क्रिप्शन पढ़ा, टैलेंट प्रिलिमिनरी नंबर। ये मालिक को स्पिरिट कंट्रोल करने की एबिलिटी देता है। इसकी यूज कंडीशन है 8 वेन्स खोलना। ये एक बेहद रेयर टैलेंट है, लेकिन इसकी कंडीशन काफी कठिन है, इसलिए मैंने उसे रख लिया और दूसरा प्रिलिमिनरी कार्ड खोला। जैसे ही मैंने उसका कंटेंट देखा, मैं हंसे बिना नहीं रह सका। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्टिव ब्रेसलेट। जब तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी है, मैं मर नहीं सकता। ये वही इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट था जिसका मैंने पहले इस्तेमाल किया था। इसे चार्ज करने के लिए सिल्वर कार्ड बैटरी की जरूरत होती है और पूरी तरह चार्ज होने के बाद यह 3 फेटल अटैक्स को ब्लॉक कर सकता है। इसका मतलब है कि यह सामने वाले के अटैक को अपनी लिमिट तक रोक सकता है, लेकिन अगर अटैक इसकी प्रोटेक्शन से ज्यादा हुआ तो यह बेकार हो जाएगा। यानी यह एक तरह का पैसिव सुपर प्रोटेक्शन है। मैंने तुरंत उस ब्रेसलेट को कार्ड से निकालकर अपनी कलाई में पहन लिया और टैक्टिकल वेस्ट से 3 सिल्वर बैटरी कार्ड्स निकालकर उसे चार्ज किया। जैसे ही ब्रेसलेट के तीनों ग्रीन एनर्जी बार्स भर गए, मुझे एक मजबूत सिक्योरिटी फीलिंग महसूस हुई। इसके बाद मैंने पिस्टल लिन वॉन को दी और अपने दिल की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे शूट करो। लिन वॉन का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने हिचकिचाते हुए मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, चिंता मत करो, मैं सिर्फ इसकी डिफेंस एबिलिटी टेस्ट करना चाहता हूँ, अपनी जान से मजाक नहीं कर रहा हूँ। तब उसने मजबूरी में दांत भींचकर ट्रिगर दबाया। हाँ, जैसे ही बुलेट मेरे माथे के पास पहुंची, वह एक अदृश्य लेयर में अब्सॉर्ब हो गई और बिना किसी निशान के गायब हो गई। उसी समय ब्रेसलेट का एक एनर्जी बार कम हो गया। मैंने तभी देखा कि लिन वॉन का चेहरा सिर्फ शॉक्ड ही नहीं, बल्कि दर्द से भी भरा हुआ
था। थोड़ी देर बाद मैं हंस पड़ा। असल में पिस्टल का रिकॉइल बहुत ज्यादा था, जिससे उसकी कलाई जोर से झटके में आ गई थी। मैंने उसे बैठाया, खाना दिया और उसकी कलाई को संभालने में मदद की। फिर कहा, ये हथियार तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम बो और एरो इस्तेमाल करो। लिन वान ने धीरे से अपनी कलाई सहलाई और बोली, मैकेनिकल बो, मैंने शूटिंग के समय थोड़ी प्रैक्टिस की थी। क्या सच में है? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, मेरे पास और भी हैं। फिर मैंने सिल्वर कार्ड्स निकाले जिनमें कुल 6 मैकेनिकल बोस थे। उनकी फंक्शन और पावर बिल्कुल एक जैसी थी, फर्क सिर्फ उनके कलर का था। बिना किसी हेजिटेशन के लिनवान ने पिंक कलर वाला मैकेनिकल बो चुन लिया। तुम्हें पिंक कलर जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा लगेगा, ये साफ दिख रहा है। फिर मैंने दूर लगे केबल पोल की तरफ इशारा किया और कहा, उस केबल पोल को एम करो और इसकी ताकत देखो। चाहता था मुझे एक ही वार में मार गिराना। मेरी आंखों में बर्फ सी ठंडक थी। पीछे हटने के बजाय मैंने आगे बढ़कर हमला किया, पैरों से जमीन को जोर से धकेला। मेरा शरीर पलक झपकते ही आगे बढ़ गया। रात में देखने की अपनी खास क्षमता, नाइट विजन के दम पर मैंने सीधे उसके सिर पर निशाना साधा। अपने शरीर की पूरी ताकत बाहों में समेटकर मैंने भारी हथौड़ा ऊपर उठाया और हवा को चीरती हुई सनसाहट के साथ उसे नीचे दे मारा। ओह! एक कान फोड़ देने वाला धमाका हुआ। जंगली कुत्ते की खोपड़ी तुरंत अंदर की ओर धंस गई। हथौड़े के जरिए बिजली का तेज करंट उसके शरीर में दौड़ गया, जिसने उसके नर्वस सिस्टम को पूरी तरह तबाह कर दिया। साथ ही तीखा झर भी उसके पूरे शरीर में फैल गया। उस म्यूटेंट जंगली कुत्ते को कराहने तक का मौका नहीं मिला। उसका विशाल शरीर धड़ाम से जमीन पर आ गिरा, पैर थोड़े छटपटाए और उसके बाद उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। उच्च श्रेणी के म्यूटेंट जीव, हाई लेवल बीस्ट का एक ही वार में खात्मा। दूर खड़े राहगीर पूरी तरह सन्न रह गए। चारों तरफ मौत का सा सन्नाटा छा गया। अब हर कोई मुझे अत्यधिक डर और सम्मान की निगाहों से देख रहा था। मैंने हथौड़े पर लगे खून को झटका और मेरे चेहरे के भाव बिल्कुल शांत थे। मैं म्यूटेंट कुत्ते की लाश की जांच करने के लिए नीचे झुकने ही वाला था, ताकि यह देख सकूं कि क्या उसमें से कोई उपयोगी म्यूटेंट मटेरियल निकाला जा सकता है। तभी पहाड़ों और जंगलों की तरफ से एक और भयानक दहाड़ गूंजी, जिसने आसमान को हिलाकर रख दिया। ओह! ये दहाड़ पहले वाली से कहीं ज्यादा हिंसक थी, जो अपने साथ एक विनाशकारी दबाव लेकर पूरे शहर पर छा गई। जमीन जोर से कांपने लगी, खिड़कियों के शीशे तड़क कर चकनाचूर हो गए और हवा बेहद भारी हो गई। आसपास बिखरे हुए म्यूटेंट कीड़े और निचली श्रेणी के जीव डर के मारे जमीन पर रेंगने लगे। किसी में हिलने तक की हिम्मत नहीं थी। मैंने झटके से सिर उठाकर जंगलों की तरफ देखा। मेरी आंखें गंभीर हो गईं। मेरी पिछली जिंदगी में कयामत के शुरुआती दौर में इतना शक्तिशाली म्यूटेंट जीव कहीं नहीं था। क्या यह मेरे पुनर्जन्म रीबर्थ के कारण आया कोई बदलाव था? सिर्फ उसकी ऊर्जा, ऑरा से ही यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि इस जीव की ताकत उस जंगली कुत्ते से कहीं ज्यादा थी। यह निश्चित रूप से इस कयामत की शुरुआत का एक शीर्ष स्तर का म्यूटेंट जीव, टॉप टियर बीस्ट था। वह क्या चीज है? किसी ने डर से चीखते हुए पूछा। हर कोई उस आवाज का पीछा करते हुए जंगल के प्रवेश द्वार की ओर देखने लगा। घने काले अंधेरे में एक विशाल परछाई धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दी। उसकी ऊंचाई लगभग 5 मीटर थी। उसका पूरा शरीर कोयले जैसे काले और बेहद सख्त कवच आर्मर से ढका था। उसका सिर एक काले भालू जैसा था, लेकिन उस पर 3 नुकीले खून जैसे लाल सींग उगे हुए थे। उसके चारों पैर इतने भारी भरकम थे कि उसका हर कदम जमीन पर गहरे गड्ढे छोड़ रहा था। उसके नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे, जिनसे बदबूदार लार टपक रही थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल चमक रही थीं। यह एक म्यूटेंट ब्लैक आर्मर्ड बियर, विकृत काला बख्तरबंद भालू था। आसपास के लोग पूरी तरह मानसिक रूप से टूट गए। उनमें भागने तक की ताकत नहीं बची थी। वे जमीन पर बैठकर थर थर कांपने लगे। सब खत्म हो गया, हम सब मारे जाएंगे। इतने शक्तिशाली जीव का सामना कोई नहीं कर सकता। म्यूटेंट ब्लैक आर्मर्ड भालू ने अपनी खूनी निगाहों से शहर को स्कैन किया और तुरंत उसकी नजर मुझ पर टिक गई। शायद उसे भांप मिल गई थी कि मैंने ही उस जंगली कुत्ते को मारा है। उसने मेरी तरफ देखकर एक भयानक दहाड़ लगाई और अचानक मेरी ओर दौड़ पड़ा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि पीछे उसकी परछाई छूट रही थी। कुछ ही सेकंड में वह सड़क के बीचों बीच पहुंच गया। उसका विशाल पंजा हजारों सैनिकों की ताकत समेटे मेरी तरफ बढ़ा। हवा का दबाव ऐसा था कि दम घुटने लगा। जल्दी हटो! जिस लड़की को मैंने बचाया था वह हताशा में जोर से चिल्लाई। मेरी आंखें ठंडी थी। मैंने अपनी ताकत का एक कतरा भी नहीं बचाया। मैंने तुरंत अपनी सभी रक्षात्मक क्षमताएं, डिफेंस टैलेंट्स एक्टिव कर दी। आयरन बीटल का अत्यधिक भारी कवच और मगरमच्छ की सख्त त्वचा, रक्षा की दोनों परतें पूरी तरह एक दूसरे के ऊपर चढ़ गईं, जिससे मेरा शरीर एक अजेय लोहे की ढाल जैसा बन गया। साथ ही वाटर बियर टार्डिग्रेड की अमर शारीरिक क्षमता भी बैकअप में तैयार थी। सामने से आते हुए भालू के पंजे को देखकर भी मैं टस से मस नहीं हुआ। मैंने एक हाथ से हथौड़े को कसकर पकड़ा। 400 गुना अलौकिक ताकत, मॉन्स्टर स्ट्रेंथ का विस्फोट हुआ। मेरी पूरी मांसपेशियां तन गईं और मैंने अपनी सारी ताकत हथौड़े में झोंक दी और उसे सीधे भालू के पंजे की तरफ दे मारा। पंग! धातुओं के टकराने जैसी एक जोरदार आवाज गूंजी। ताकत की लहरें चारों तरफ फैल गईं। आसपास के कचरे के डिब्बे और रेलिंग हवा में उड़ गए। मैं उस भारी दबाव के कारण 3 कदम पीछे हट गया और मेरे पैरों ने जमीन पर 2 गहरी लकीरें खींच दी। मेरी बाहों में थोड़ी झंझनाहट महसूस हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ म्यूटेंट ब्लैक आर्मर्ड भालू भी इस वार से एक पल के लिए ठिठक गया। साफ था कि उसे भी कोई फायदा नहीं मिला था। वह पूरी तरह गुस्से से पागल हो गया और लगातार अपने पंजों से हमला करने लगा। उसका हर वार विनाशकारी था, जिससे जमीन पर जगह जगह गड्ढे बन रहे थे। मैंने उल्लू की बेहतरीन नाइट विजन क्षमता का इस्तेमाल करके उसके हर हमले को सटीक रूप से पकड़ा और फुर्ती
से बचता रहा। साथ ही मैंने हथौड़े के चारों ओर दौड़ने वाली हाई वोल्टेज बिजली को नियंत्रित किया। नीली बिजली की कई किरणें ब्लैक आर्मर्ड भालू पर बरस पड़ी। कड़कड़ाती बिजली उसके काले कवच से टकराकर अनगिनत चिंगारियां छोड़ने लगी, लेकिन वह सिर्फ हल्के निशान ही छोड़ पा रही थी। सिर्फ बिजली के हमलों से उसका कवच नहीं टूट रहा था। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। मैंने तुरंत अपनी रणनीति बदली। जहर की क्षमता को पूरी ताकत से एक्टिव किया गया। भालू का एक सींग तुरंत टूट गया। जहर और बिजली उस जख्म के रास्ते उसके शरीर में घुस गए, जिससे उसकी नसों और मांस को नुकसान पहुंचने लगा। म्यूटेंट ब्लैक आर्मर्ड भालू दर्द से बुरी तरह चीख उठा। उसका विशाल शरीर कांपने लगा और खून की धार बह निकली। उसने जवाबी हमला करने के लिए पैर पटके, लेकिन जहर और बिजली के दोहरे हमले ने उसे पंगु बना दिया था। उसकी हरकतें धीमी होती गईं। जमीन पर उतरते ही मैंने उसे संभलने का कोई मौका नहीं दिया। मैंने जमीन को लात मारी और हवा में उछल गया। हथौड़े को पूरी ताकत से ऊपर उठाकर उसके सिर पर दे मारा। कड़क हड्डी टूटने की साफ आवाज आई। म्यूटेंट भालू की खोपड़ी पूरी तरह ढंस गई और उसका विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ा। थोड़ा छटपटाने के बाद उसकी सांसें थम गईं। बदबूदार खून से पूरी सड़क लाल हो चुकी थी। आसपास के सभी लोग हक्के बक्के रह गए। मैंने धीरे से अपना हथौड़ा नीचे किया। उसके आसपास की बिजली गायब हो गई। मेरा चेहरा अब भी शांत था। यह परीक्षा अभी बहुत कम थी। तभी दूर से कई कदमों की आहट और दहाड़ें सुनाई देने लगी। जानवरों जैसी प्रवृत्ति के वश में आ चुके उन्मादी म्यूटेंट इंसानों 20 म्यूटेंट्स का एक झुंड इस तरफ दौड़ा चला आ रहा था। उनकी आंखें भालू की लाश को देखकर लालच से चमक रही थीं। साफ था कि वे इस म्यूटेंट जीव की लाश को छीनना चाहते थे। मैंने अपने हाथों की तरफ देखा। मैं साफ महसूस कर सकता था कि म्यूटेंट जीवों को मारने के बाद मेरे भीतर की म्यूटेंट क्षमताएं, टैलेंट्स धीरे धीरे मजबूत हो रही थीं। मेरे शरीर के भीतर का खून और ऊर्जा और अधिक उबलने लगी थी। निश्चित रूप से इन उच्च श्रेणी के जीवों को मारने से मेरी आंतरिक क्षमताओं को धार मिल रही थी। और दूर खड़े हुए उन्मादी म्यूटेंट शिकारी पहले ही सड़क के कोने तक पहुंच चुके थे। वे लगभग 1 दर्जन लोग थे, जिनकी आंखें खून की तरह लाल थीं और चेहरे खूंखार। उन सभी के शरीर पर जानवरों जैसे लक्षण थे। किसी के भेड़िए जैसे कान थे तो किसी के हाथ जानवरों के पंजों में बदल चुके थे। यह साफ था कि कयामत के बाद वे पूरी तरह से अपनी पाशविक प्रवृत्तियों के गुलाम बन चुके थे। वह ब्लैक आर्मर्ड भालू की लाश मेरी है। जो भी बीच में आएगा मारा जाएगा। उनका लीडर एक भारी भरकम आदमी था, जिसका सिर तेंदुए जैसा था। उसका शरीर बेहद फुर्तीला था और उसके हाथ में खून जैसी लाल लोहे की रॉड थी। उसका लहजा बेहद घमंडी था और उसकी लालची निगाहें सीधे जमीन पर पड़ी भालू की लाश पर टिकी थीं। इस कयामत की दुनिया में उच्च श्रेणी के म्यूटेंट जीवों का मांस और उनके अंग ताकत बढ़ाने वाली बेशकीमती चीजें थे। बाकी बचे हुए लोग डर के मारे पीछे हट गए ताकि वे इस झगड़े में न पिस जाएं। यहाँ तक कि जिस लड़की को मैंने बचाया था वह भी कोने में दुबक कर बैठ गई और उसकी आवाज तक नहीं निकली। लगभग दर्जन भर म्यूटेंट शिकारियों ने मुझे और उस भालू की लाश को चारों तरफ से घेर लिया। वे क्रूर नजरों से मुझे आंक रहे थे। यह देखकर कि मैं अकेला हूँ, वे और अधिक बेखौफ हो गए। लड़के, तुझमें थोड़ी बहुत ताकत तो है कि तूने इस काले भालू को मार गिराया, लेकिन तेरी किस्मत यहीं खत्म होती है। सीधे सीधे यह लाश हमारे हवाले कर दे। लाश भी सौंप दे और अपने म्यूटेंट टैलेंट, पशु परिवर्तन क्षमता का राज भी बता दे। तब शायद मैं तुझे एक ढीली ढाली मौत दे दूं। मैं अपनी जगह पर खड़ा रहा, एक हाथ में दीवार तोड़ने वाला भारी हथौड़ा थामे। मेरे चेहरे पर बर्फीली सख्ती थी। मेरी आंखों में कोई हलचल नहीं थी। मुझे यह सब बेहद हास्यास्पद लग रहा था। पिछली जिंदगी में मैं अपनी कमजोरी और पीछे हटने की आदत के कारण ही दूसरों का शिकार बना था। इस जिंदगी में जिसने भी मेरी चीजों पर आंख उठाने की जुर्रत की, उसे इसकी कीमत चुकानी ही होगी। मैं तुम लोगों को आखिरी मौका दे रहा हूँ, यहाँ से दफा हो जाओ। मेरी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक ऐसा दबदबा था जिसे ठुकराया नहीं जा सकता था। मगर लालच में अंधे हो चुके इन म्यूटेंट शिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। हमला करो! तेंदुए के सिर वाले उस हिंसक लीडर ने दहाड़ते हुए अपनी जलती हुई लोहे की रॉड घुमाई और सबसे पहले मेरी तरफ लपका। उसकी फुर्ती हवा जैसी थी और रफ्तार बेहद तेज। वह पलक झपकते ही मेरे सामने आ गया और रॉड से सीधे मेरे सिर पर वार किया। आसपास के बाकी म्यूटेंट शिकारी भी चीखते हुए मुझ पर टूट पड़े। कोई घूंसे चला रहा था तो कोई अपने नुकीले पंजे दिखा रहा था। वे अपनी संख्या के बल पर मुझे घेर कर पूरी तरह खत्म कर देना चाहते थे। चारों तरफ से घिर जाने के बाद भी मैं बिल्कुल नहीं घबराया। मैंने उल्लू की सुपर हियरिंग, सुनने की तीव्र क्षमता को पूरी तरह एक्टिव कर दिया। कुछ ही मीटर के दायरे में हवा की सरसराहट, घूंसों की मार और कदमों की आहट, सब कुछ साफ साफ महसूस हो रहा था। मैंने हर एक के हमले के रास्ते का पहले ही सटीक अंदाजा लगा लिया। आयरन बीटल और मगरमच्छ की दोहरी रक्षा कवच डिफेंस तुरंत चालू हो गई। मैंने उनके हमलों को सीधे अपने शरीर पर झेलने दिया, चाहे वह लोहे की रॉड का वार हो या नुकीले पंजों की खरोंच। वे मेरे शरीर से टकराकर सिर्फ चिंगारियां छोड़ पा रहे थे। मेरी त्वचा को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। यह कैसे हो सकता है? इसका डिफेंस इतना मजबूत कैसे है? तेंदुए के सिर वाला वह भारी भरकम आदमी दंग रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पूरी ताकत से किया गया वार भी बेअसर रहा। मुझे उनके साथ ज्यादा वक्त बर्बाद करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। 400 गुना अलौकिक ताकत, मॉन्स्टर स्ट्रेंथ का विस्फोट हुआ। मैंने हथौड़े को पकड़ा और बस एक सामान्य चक्कर में घुमा दिया। पाकी और पासी, पंग! एक भारी चोट की आवाज गूंजी। सबसे आगे चल रहे 2 लोग सीधे हथौड़े की जद में आ गए। वे मुंह से खून उलटी करते हुए कटे हुए पतंग की तरह हवा में उड़ गए और जमीन पर गिरकर उसी वक्त बेहोश हो गए। बाकी बचे लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें अब जाकर एहसास हुआ कि मैं और वे एक ही स्तर के खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन अब पीछे हटने का रास्ता बंद हो चुका था, इसलिए उन्हें मजबूरी में आगे बढ़ना पड़ा। मैंने मन ही मन अपनी क्षमता को जगाया। ना करे इतनी साइलेंटली कि जो नहीं कहा वो भी सुनाई दे। सिम्फनी, इंडिया का नंबर 1 कूलर।
क्षमता को जगाया। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक ईल का बिजली वाला टैलेंट पूरी ताकत से काम करने लगा। नीली बिजली की किरणें तुरंत मेरे पूरे शरीर के इर्द गिर्द लिपट गईं और उन्होंने एक बिजली की ढाल बना दी। पास आने वाले म्यूटेंट शिकारी जैसे ही उस करंट की जद में आए, वे तुरंत कांपते हुए जमीन पर ढेर हो गए। इसके तुरंत बाद मेरी उंगलियों से तीखा झर फैलने लगा। मैं फुर्ती से उनके बेतरतीब हमलों से बचता रहा और मेरा हर एक वार उनके नाजुक अंगों पर सटीक बैठ रहा था। बैंगनी रंग का जहर उनके शरीर में घुसते ही उन्हें सुन्न कर रहा था, जिससे उनके हाथ पैर अकड़ गए और वे विरोध करने के काबिल नहीं रहे। महज 10-15 सेकंड में मुझ पर हमला करने वाले दर्जन भर शिकारियों में से आधे से ज्यादा जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। चारों तरफ चीख पुकार मची थी। वह तेंदुए के सिर वाला लीडर डर के मारे कांप उठा। उसकी सारी हेकड़ी गायब हो चुकी थी और वह पीछे मुड़कर भागने की कोशिश करने लगा। भागना चाहते हो? मेरी आंखें ठंडी हो गईं। मैंने पैरों से जमीन को धकेला और मेरा शरीर एक तीर की तरह आगे बढ़ा। मेरी रफ्तार उसकी फुर्ती से कहीं ज्यादा थी। मैंने एक ही कदम में उसे पकड़ लिया। इसके बाद मैंने हाथ उठाकर उसकी पीठ पर हथौड़ा दे मारा। कड़क हड्डी टूटने की आवाज आई और वह ताकतवर आदमी सीधे घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी लड़ने की ताकत पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। मैंने ठंडी नजरों से जमीन पर तड़पते हुए म्यूटेंट इंसानों को देखा। मेरे दिल में कोई दया नहीं थी। कयामत की दुनिया ऐसी ही है जहां ताकतवर कमजोर को खा जाता है। यहाँ या तो तुम मारोगे या मारे जाओगे। दुश्मन पर दया करना खुद के साथ क्रूरता करने जैसा है। इन लुटेरों को ठिकाने लगाने के बाद मैं ब्लैक आर्मर्ड भालू की लाश के पास गया और नीचे झुककर उसे टटोलने लगा। जल्द ही उसके सिर के पास मुझे एक बीस्ट कोर पशु ऊर्जा केंद्र महसूस हुआ। वह एक अंडे के आकार का था, बिल्कुल काला, चमकदार और उससे हल्की ऊर्जा की लहरें निकल रही थीं। यही उच्च श्रेणी के जीवों का असली निचोड़ अर्क होता है। इसे सोखने के बाद म्यूटेंट टैलेंट को बहुत ज्यादा मजबूत किया जा सकता था। मेरी उंगलियों ने उस चमकदार काली कोर को छुआ। ऊर्जा की एक छोटी सी मात्रा मेरी उंगलियों से होती हुई शरीर में समा गई। मेरे पूरे शरीर की नसों में एक हल्की सी झंझनाहट होने लगी। उल्लू की समझ, बिजली की ईल का करंट, चींटी की अलौकिक ताकत और बीटल का कवच, ये सभी क्षमताएं इस तरह जाग उठी जैसे किसी सूखी जमीन को सदियों बाद बारिश की बूंदें मिल गई हों। वे उस कोर की शुद्ध ऊर्जा को पागलों की तरह सोखने लगी। आसपास बचे हुए आम लोग डर के मारे दुबक गए थे। उनकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ खौफ और सम्मान था। वे जोर से सांस लेने तक से कतरा रहे थे। जिस लड़की को मैंने बचाया था वह कोने में बैठी थी। उसके पैर अभी भी कांप रहे थे, फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर मेरी तरफ 2 कदम बढ़ाए। उसकी आवाज बेहद धीमी थी। तुम ठीक तो हो? मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। मेरी नजर भालू की विशाल लाश पर टिकी थी। मेरा दिमाग सोचने लगा, ऐसे उच्च श्रेणी के जीवों का मांस और उनकी कोर इस कयामत के द्वार की सबसे कीमती चीजें हैं। कोई भी इसे खाकर अपनी ताकत बढ़ा सकता है, लेकिन इसका जोखिम भी जानलेवा है। अगर कोई आम म्यूटेंट इंसान बिना सोचे समझे इसे खा ले तो या तो उसका टैलेंट बिगड़ जाएगा और उसकी ताकत कम हो जाएगी, या फिर वह अपनी इंसानियत खोकर पूरी तरह एक खूंखार जानवर बन जाएगा जिसे सिर्फ कत्लेआम करना आता हो। लेकिन मेरे पास वाटर बियर, टार्डिग्रेड का अमर शरीर और कई परफेक्ट टैलेंट्स थे। मैं इसके बुरे प्रभावों से बचकर सुरक्षित रूप से इस ऊर्जा को सोख सकता था और अपनी ताकत बढ़ा सकता था। यह मेरे पुनर्जन्म का सबसे बड़ा राज था जिसे मैं सबके सामने जाहिर नहीं कर सकता था। अगर किसी को पता चल गया कि मैं बिना किसी नुकसान के म्यूटेंट जीवों को खाकर शक्तिशाली बन सकता हूं, तो जल्द ही इस दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर लोग और संगठन मेरे पीछे पड़ जाएंगे और मुझे एक कीमती खजाने की तरह हासिल करना चाहेंगे। यह सोचकर मैंने उसे उसी वक्त सोखने का विचार टाल दिया। मैंने भालू की कोर को अपनी जेब में सुरक्षित रख लिया और किसी सुरक्षित जगह पर जाकर उसे अकेले में सोखने का फैसला किया। लेकिन तभी उल्लू की सुनने की क्षमता ने उत्तर पश्चिम दिशा से हवा को चीरती हुई कई आवाजें पकड़ी। उनकी संख्या कम से कम 30 से ज्यादा थी। उनकी ऊर्जा बेहद हिंसक थी और वे इस मरे हुए भालू से कहीं ज्यादा खतरनाक थे। मेरी आंखें अचानक गंभीर हो गईं। मैंने ठंडे लहजे में कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो तुरंत छिप जाओ। वहां मौजूद लोग जैसे नींद से जागे। वे भागते दौड़ते पास की दुकानों और मकानों में घुस गए और उन्होंने दरवाजे खिड़कियां कसकर बंद कर लिए। वह लड़की भी अपने होठों को चबाते हुए एक किराना दुकान, कन्वीनियंस स्टोर में छिप गई और कांच के दरवाजे की झिड़ी से घबराकर मुझे देखने लगी। मैंने उस कोर को अपनी जेब के अंदर ठीक से रखा और एक हाथ से अपना 8 किलोग्राम का भारी हथौड़ा उठा लिया। मेरे चारों तरफ बिजली और जहर की परतें घूमने लगीं। दोनों सुरक्षा कवच पूरी तरह एक्टिव थे। मैं सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया ताकि आने वाले इस बीस्ट स्वार्म जीवों के झुंड का सीधे सामना कर सकूं। अगले ही पल अंधेरे से निकलकर अनगिनत काली परछाइयां सामने आईं। सबसे आगे 3 मीटर से ज्यादा ऊंचा एक म्यूटेंट शिकारी कुत्ता था। उसकी खाल उधड़ी हुई थी, नुकीले दांत बाहर थे और उसके मुंह से टपकने वाली लार जमीन को जला रही थी। उसके पीछे भेड़िए, तेंदुए, जंगली सुअर जैसे दर्जनों खूंखार जीवों का झुंड था। उनकी आंखें खून की तरह लाल थीं और वे पूरी तरह मारने के मूड में थे। साफ था कि वे भालू के खून की गंध और मेरी ऊर्जा की तरफ खींचे चले आए थे। मौत को दावत दे रहे हो? मैं धीरे से मुस्कुराया। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और मेरा शरीर हवा की रफ्तार से आगे बढ़ा। 400 गुना अलौकिक ताकत मेरी बाहों में समा गई। हथौड़ा हवा को चीरता हुआ घूमा और सीधे सबसे आगे चल रहे शिकारी कुत्ते के सिर पर जाकर लगा। पंग! उस कुत्ते की खोपड़ी तुरंत धंस गई। बिजली और जहर एक साथ उसके शरीर में समा गए। उस जानवर को चीखने तक का मौका नहीं मिला और वह सीधे जमीन पर ढेर हो गया। बाकी के जीव दहाड़ते हुए मुझ पर टूट पड़े। उन्होंने अपने पंजों और दांतों से मुझ पर हमला किया, लेकिन उनके हमले जब मेरे बीटल और मगरमच्छ की दोहरी ढाल से टकराए तो सिर्फ कुछ चिंगारियां ही निकली। वे मेरी खाल तक को नहीं भेद सके। मैं पीछे हटने के बजाय उनके बीच में घुस गया, जैसे कोई शेर भेड़ों के झुंड में घुस जाता है। बिजली का टैलेंट पूरी तरह एक्टिव हो चुका था। नीली बिजली मेरे शरीर से निकलकर चारों तरफ फैल गई, जिससे कई जीव करंट खाकर तड़पने लगे। मेरी उंगलियों का जहर जिसे भी छूता वह वहीं ढेर हो जाता। उस अलौकिक ताकत के साथ मेरा हर एक वार एक म्यूटेंट जीव की खोपड़ी को चकनाचूर कर रहा था। नाइट विजन क्षमता के कारण मैं उस अंधेरी रात में भी ऐसे लड़ रहा
रहा था जैसे दिन का उजाला हो। मेरी सुनने की क्षमता उनके हर वार को पहले ही भांप रही थी। मैं उस रात का एक अजेय योद्धा, डार्क नाइट गॉड ऑफ वॉर बनकर उस झुंड को चीर रहा था। खून के छींटे मेरे कपड़ों पर पड़ चुके थे, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी। मैं जितने जीवों को मार रहा था, मेरे भीतर की क्षमताएं उतनी ही निखर रही थीं। कोर की ऊर्जा और म्यूटेंट जीवों का असली तत्व मेरी नसों में दौड़ रहा था, जिससे मेरा शरीर और मजबूत हो रहा था। वाटर बियर की अमर शारीरिक क्षमता और रीजनरेशन, स्वतः ठीक होने की क्षमता पूरी तरह मुस्तैद थी। अगर कभी कोई जीव पीछे से हमला करके मेरी त्वचा पर हल्की सी खरोंच भी लगा देता, तो वह खरोंच भी अगले ही पल तुरंत ठीक हो जाती। महज 3 मिनट के भीतर पूरी सड़क म्यूटेंट जीवों की लाशों से पट गई और खून की तीखी भारी बदबू हवा में तैरने लगी। मैंने एक गहरी सांस ली और मैं उन जीवों की कोर बटोरने ही वाला था कि तभी मेरी नजर के कोने ने दूर एक इमारत की छत पर कांच की ठंडी चमक पकड़ी। स्नाइपर राइफल। यह कोई इंसान था, और वह भी पूरी तैयारी के साथ आया हुआ म्यूटेंट शिकारी, जिसके पास आधुनिक हथियार थे। मेरा दिल दहल गया और मेरे शरीर ने अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति के कारण तुरंत बगल की तरफ एक जोरदार छलांग लगाई। धन्य। मैंने वहां से नीचे छलांग लगा दी। जब मैं जमीन पर उतरा तो मेरा शरीर पूरी तरह संतुलित था। सामने की तरफ 3 म्यूटेंट शिकारी खड़े थे, जो क्रमशः बाज, ईगल, लोमड़ी, फॉक्स और सांप, स्नेक के रूपों में बदल चुके थे। उनकी ऊर्जा आम जीवों से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। साफ था कि वे पूरी योजना बनाकर आए हुए माहिर शिकारी थे। बाज के रूप वाले उस आदमी ने अपने आधे विकसित पंखों को फड़फड़ाया और हवा में तैरते हुए बेहद घटिया अंदाज में मुस्कुराया। लड़के, तूने ब्लैक आर्मर्ड भालू को मार गिराया और पूरे झुंड का सफाया कर दिया। तुझमें दम तो है? अपने पास की सारी बीस्ट कोर हमारे हवाले कर दे और अपने म्यूटेंट टैलेंट का राज भी बता दे। हम तेरी लाश को सही सलामत छोड़ देंगे। लोमड़ी के रूप वाली औरत ने अपने होठों पर जीभ फेरते हुए कहा, हम काफी देर से तुम पर नजर रखे हुए थे। एक ही इंसान के पास इतनी सारी क्षमताएं, ऐसा राज तेरे जैसा मामूली इंसान संभाल नहीं सकता। विरोध मत कर, वरना ऐसी मौत देंगे कि तू तड़प तड़प कर मरेगा। यह कहते ही उन तीनों ने त्रिकोण का घेरा बनाकर मुझे चारों तरफ से घेर लिया और अपनी ऊर्जा से मुझे लॉक कर दिया। वे पूरी तरह आश्वस्त थे कि जीत उन्हीं की होगी। आसपास छिपे हुए लोगों की सांसें गले में अटक गईं। जो इंसान अभी कुछ देर पहले तक रात का अजेय योद्धा बना हुआ था, वह पलक झपकते ही 3 ताकतवर म्यूटेंट शिकारियों के चंगुल में फंस चुका था। मैंने अपने हथौड़े को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे सीधा खड़ा हो गया। मेरे होठों पर एक ठंडी और क्रूर मुस्कान उभर आई। सिर्फ तुम लोगों के दम पर। बाज के रूप वाले आदमी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मौत को गले लगाना चाहता है। उसकी आवाज गिरते ही उसने अपने पंखों को एक जोरदार झटका दिया और एक तीर की रफ्तार से नीचे की तरफ झपट्टा मारा। उसके नुकीले पंजे हवा को चीरते हुए सीधे मेरे सिर की तरफ बढ़े। उसी पल लोमड़ी के रूप वाली औरत की परछाई रात के अंधेरे में गायब हो गई। साफ था कि वह पीछे से धोखा देने की तैयारी में थी। वहीं सांप के रूप वाले आदमी ने अपने मुंह से जहरीला तेजाब फेंका, जो हवा को जलाता हुआ सीधे मेरे चेहरे की तरफ बढ़ा। तीनों दिग्गजों ने एक साथ मिलकर मुझ पर ऐसा जानलेवा जाल बुना था जिससे बचना नामुमकिन लगे। मेरी आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। मैंने अपनी सभी क्षमताओं को बिना कुछ छुपाए पूरी ताकत के साथ एक्टिव कर दिया। उल्लू की नाइट विजन ने तुरंत उस छिपने वाली लोमड़ी औरत के रास्ते को पकड़ लिया। इलेक्ट्रिक ईल की बिजली ने मेरे पूरे शरीर को ढककर एक सुरक्षा कवच बना दिया। चींटी की अलौकिक ताकत मेरे पैरों में समा गई और मैंने जमीन को इतनी जोर से लात मारी कि मैं हवा में उछल गया और सीधे उस ऊपर से आते हुए बाज वाले आदमी की तरफ बढ़ गया। Get bridal makeup sets at up to 35% off on your first order. Download Meesho now. जो लोग सांप द्वारा जिंदा निगले जा चुके हैं, वे जानते हैं कि सांप केवल निगलता है, चबाता नहीं है। मैंने 1 मीटर लंबी ब्लैक मम्बा को जिंदा निगल लिया। हालांकि उसका आकार बहुत बड़ा था, लेकिन मैंने उसे निगलने के लिए खुद पर बहुत काबू पाया। सिर्फ इसलिए क्योंकि दुनिया में म्यूटेशन आने वाला है और 70% जीव म्यूटेशन राक्षसों में बदल जाएंगे। और यह ब्लैक मम्बा पिछली जिंदगी में एक भयानक शिकारी बन गई थी। म्यूटेशन से 3 घंटे पहले पुनर्जन्म लेकर मैं तुरंत क्लास से पहाड़ों की ओर भागा और पागलों की तरह इस ब्लैक मम्बा को खोजने लगा, क्योंकि इस जिंदगी में सिर्फ मैं इसकी भयावहता जानता था। पिछली जिंदगी में हर कोई सुपर 5 वॉरियर्स बनना चाहता था, और यह तभी संभव था जब म्यूटेशन के बिना कवच की शक्ति जागृत होने की संभावना हो। पिछली जिंदगी में मैंने कवच जागृत करने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन सफल नहीं हुआ, और आधी जिंदगी संघर्ष करने के बाद अंततः म्यूटेशन जीवों द्वारा खा लिया गया। इसीलिए इस जिंदगी में मैंने एक अलग रास्ता चुनने का फैसला किया। 2.5 घंटे बाद मुझे झाड़ियों के बीच एक पूरी तरह काली ब्लैक मम्बा दिखी, जो पेड़ की छाया में आराम कर रही थी, और मैं सोच रहा था कि इसे जिंदा कैसे निगलूं। तभी पास से एक बिल्ली के म्याऊं की आवाज आई। एक तगड़ी काली बिल्ली ने उस ब्लैक माम्बा को देख लिया था और वह दबे पांव उसकी ओर बढ़ी। जब दोनों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर से कम रह गई तो ब्लैक माम्बा अचानक उछली और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। कुछ देर बाद घायल ब्लैक माम्बा भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन बिल्ली उसे कैसे छोड़ती। उसने अपने पंजों से उस पर वार किया। जल्द ही ब्लैक माम्बा अधमरी हो गई और उसमें लड़ने की ताकत नहीं बची। जब काली बिल्ली उसे खाने ही वाली थी, मैं अचानक झाड़ियों से बाहर निकला। बिल्ली डर गई और कुछ मीटर दूर जाकर मुझे घूरने लगी। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और अधमरी ब्लैक माम्बा को एक हाथ से उठा लिया।
समय देखा तो 6:59 हो रहे थे। शुक्र है कि मैं समय पर पहुंच गया। वह बिल्ली अभी भी दूर खड़ी होकर मुझे गुस्से से घूर रही थी। अगर मैं नहीं आता तो वह सांप को खा रही होती, लेकिन मुझे पता था कि वह उसे नहीं खा पाती, क्योंकि 59 मिनट 30 सेकंड पर लेजर किरणें आने वाली थीं और तब तक ब्लैक मम्बा उसके लिए खाने लायक नहीं बचती। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे आखिरी 20 सेकंड में इस 1 मीटर लंबी ब्लैक माम्बा को निगलना था। 59 मिनट 30 सेकंड पर मैंने एक गहरी सांस ली और जब उलटी गिनती 20 सेकंड पर पहुंची तो आसमान का रंग चमकने लगा। मुझे पता था कि लेजर वायुमंडल में प्रवेश कर चुका है, इसलिए मैंने बिना हिचकिचाए अपना मुंह खोला और उसे निगल लिया। मैंने अपनी मतली को रोका जब तक कि वह पूरी तरह अंदर नहीं चली गई और मैं महसूस कर सकता था कि ब्लैक माम्बा मेरे पेट के अंदर संघर्ष कर रही है। लेकिन उसी पल एक तेज लेजर किरण खामोशी से गुजरी और मेरे शरीर के अंदर एक धमाका हुआ। वह संघर्ष कर रही ब्लैक मम्बा मेरे शरीर के अंदर आग के सांप की तरह जलने लगी। मैं सफल रहा, मालिक। मेरे दिमाग में एक मासूम सी आवाज आई, मालिक, मैं वही ब्लैक माम्बा हूं जिसे आपने निगला है। आप तो पुनर्जन्म लेने वाले व्यक्ति हैं।